आपके पूछे में मुझे गब्बर सिंह का स्केच दिख रहा है, अनंत सिंह याद आ गए। इस चुनाव को एक अनंत सिंह ने गरमाया, एक खेसारी लाल यादव ने गरमाया, कुछ मैत्री ठाकुर ने गरमाया। अभी मैंने कुछ वीडियोस देखे मोकामा के, और वो वीडियोस देखिए उस पूरे क्षेत्र के, और आपको रुलाई आती है जाकर। जिस मोकामा की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें सितंबर महीने में जब तेजस्वी यादव जाते हैं तो कलम मारते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ के लोगों को बंदूक के बदले कलम देना चाहते हैं। लेकिन जब वो उम्मीदवार देते हैं तो वो एक बाहुबली की पत्नी। अगर ज्यादा विज्ञापन दिखा और शराबा दिखा तो वो जन स्वराज पार्टी का माइग्रेशन का जो पूरा मुद्दा है, प्रशांत किशोर ने इसको उठाया जरूर है, लेकिन उसका लाभ लेने की स्थिति में नहीं है। उसका लाभ महागठबंधन को मिल रहा है। जिसके शासनकाल में माइग्रेशन सबसे पहले शायद शुरू हुआ, फिर उसे क्यों मिलता है, किसी नए व्यक्ति को क्यों नहीं मिलेगा? तो ये चुनाव जिस नीतीश कुमार को हम लोगों ने खारिज मान लिया था, उसकी सफलता का चुनाव है। कांग्रेस का खेल, स्टिक्स बढ़ेंगे इस बार। कांग्रेस का रील बनाना रोजगार मानते हैं। यही तो बात है कि प्राइम मिनिस्टर इस तरह का उनका जो भाषण है वो गुजरात में नहीं देते। कभी वो पकौड़ा तलने को रोजगार बोल के चले जाते हैं। जो विपक्ष है उस तरह से अपने पक्ष में माहौल लगता है कि कोई लहर या हवा नहीं बना पाया है। मेरा इस पे थोड़ा भिन्न मत है। चिराग पासवान इस बार सबसे बुरी स्थिति में है। उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा है। तो कौन सी ऐसी सीट है इस पर वो चुनाव जीत सकते हैं? तो बहुत मुश्किल से 2-3 सीटें। जब ये साल शुरू हुआ था तो बहुत सारे ऐसे हाइलाइट्स थे। हमें मालूम था कि इस साल क्या क्या घटने वाला है, जिसमें एक महिला क्रिकेट विश्व कप भी था और उसमें एक बहुत बहुत लंबी लिस्ट थी। एक था बिहार का विधानसभा चुनाव। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या नीतीश कुमार, जो 2 दशक से लगातार शासन में हैं, वो एक्सटेंड करेंगे? क्या तेजस्वी यादव, जो अपनी बारी के इंतजार में है, वो लौटेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी, जो नीतीश कुमार के साथ भी है और उनसे दूरी पर भी, उसे मौका मिलेगा? या फिर कुछ नए लोग जैसे चिराग पासवान या प्रशांत किशोर ये शामिल होंगे, सत्ता में भागीदार बनेंगे? होगा क्या बिहार में? बहुत बेसब्री से इंतजार है लोगों को, हमें भी है। और आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2 चरणों में से पहले चरण में वोटिंग चल रही है। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। अब चूंकि चुनाव है तो वो यहाँ नहीं आ सकते थे दिल्ली, तो हमने उनसे जूम कॉल के थ्रू बात की है। तो हमारे साथ हैं पहले मेहमान, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, पुष्पेंद्र। उनसे बात करेंगे कुछ इकोनॉमिक सवाल भी, इकोनॉमी से जुड़े हुए, जो बिहार के संदर्भ में हमेशा ज़्यादा प्रासंगिक होते हैं। और दूसरे हैं इंडिया टुडे हिंदी के लिए लिखने वाले और बिहार की राजनीति पर पकड़ रखने वाले पुष्य मित्र, जिनसे पहले भी कई बार हम बात कर चुके हैं। तो दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं, दोनों से बात करते हैं। मुझे उम्मीद है इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा आपको लगेगा लैग होगा, क्योंकि वो दूर बैठे हैं हमसे, लेकिन आप धैर्य से सुनेंगे, धैर्य से देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एडवांस में ही, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उनसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पुष्य मित्र जी, बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका। जी नमस्ते। धन्यवाद। तो अभी मैं देख रहा था, कुछ खबरें तो आ रही हैं जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट, तो अभी दोपहर के 1 बजे से सवा बजे के बीच में समय चल रहा है। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आप बेहतर बताएंगे। पुष्य मित्र जी आप तो ग्राउंड पर ही हैं और पुष्पेंद्र जी आप वोट देकर लौट चुके हैं। तो माहौल कैसा है आज बिहार का? पहले पुष्य मित्र जी आपसे पूछ लूं, आप फील्ड में हैं, कैसा दिख रहा है? खगड़िया जिले से होके बेगूसराय जिले में आया हूँ और खगड़िया में मुझे 2-3 चीजें हैं जो देखने को मिली। पहला ये कि कई जगह ऐसे महिला मतदाताओं से मैं मिला जिसके बारे में ऐसा लग रहा था कि महिलाएं इस बार वोटिंग को लेकर थोड़ी जागरूक है। लेकिन जिन महिलाओं से संजोग से मेरी बातचीत हुई, उन लोगों को ना अपने विधानसभा का नाम पता था, ना कैंडिडेट का नाम पता था, ना पार्टी का नाम पता था। और उन लोगों ने ऑन कैमरा ये कहा कि हमें घर से जो कहा गया है हम उस हिसाब से वोटिंग करेंगे। एक तो ये ऑब्जर्वेशन मेरा रहा, बुजुर्गों के साथ भी ऐसा रहा। और दूसरा, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर एक और खगड़िया विधानसभा में, उस समय मैं परबत्ता विधानसभा में था, तो वहां जाने पर समझ में आया कि लोगों में आक्रोश था कि वोटिंग स्लो हो रही है और जानबूझकर वोटिंग स्लो कराई जा रही है। और एक बहुत गंभीर आरोप लोगों ने लगाया, कहा कि अंदर में जीविका की सीएम यानी जीविका की जो कोई मैनेजर होती है, वो बैठी है पोलिंग बूथ में और वो महिलाओं को निर्देशित कर रही हैं कि यहाँ वोट डालें, यहाँ वोट डालें, वहाँ वोट डालें, ऐसा कहा जा रहा है। एक तो ये जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ। इसके साथ-साथ जो परसेंटेज अभी आ रहे हैं 11 बजे तक, जो लगभग मुझे लगता है 26-27% वोटिंग हुआ है। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन लगता है कि शायद तेज़ वोटिंग हो रही है।
लेकिन ये आंकड़े थोड़े कंफ्यूजिंग इसलिए हैं क्योंकि अभी एसआईआर हुआ है और एसआईआर में लगभग 10% वोट काटे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तो वोट कम हुए हैं। इस हिसाब से ये परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत तेज़ या बहुत ज़्यादा वोट हो रही है। ये ऑब्जर्वेशन मेरा है। पुष्पेंद्र जी, आप तो वोट जी, देकर आ गए। जी, जी। अभी मैं पटना कैसा दिख रहा में है मौके पर? उत्साह है लोगों में पिछली बार के मुकाबले, क्या हाल है? नहीं, मैं देखिए पटना में हूँ और मैं यहाँ दीघा हुँ, विधानसभा क्षेत्र में और बूथ नंबर 92 पर मेरा वोट है। तो मैं करीब-करीब उसी समय में 11 साढ़े 11 के बीच में मैं घर से निकला, जिस समय में मैं 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने गया था। इस बार मुझे लगा कि सभी लगभग दुकानें बंद हैं, मिठाई वगैरह की कुछ ईटरीज़ को छोड़ कर के, और सड़क काफ़ी सुनसान सी दिखाई पड़ी, भीड़ ज़रा भी नहीं है। और मेरा जो बूथ है वो काफ़ी घर से दूर है, पता नहीं क्यों दूर है। तो आस-पास के मेरे 6 यहाँ पर बूथ हैं। लेकिन मैंने अपार्टमेंट में भी लोगों को पिछली बार जितनी बड़ी संख्या में जाते हुए, निकलते हुए घर से देखा था, अभी फर्स्ट हाफ तक तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ा, और जब मैं अपने बूथ पर पहुँचा, तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि पिछली बार की तुलना में उस समय इस बार लोग कम थे। कई बुजुर्ग आए थे और कुछ पुलिस वाले उनका वीडियो भी बना रहे थे कि बहुत बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। महिलाएँ भी थीं, लेकिन संख्या ऐसी नहीं थी। तो मुझे इस बार आश्चर्यजनक लगा कि इतना सब कुछ सुनसान और इतनी चुप्पी क्यों है? वो उत्साह नहीं दिख रहा अभी तक। अनुशासन तो नहीं है इस बार कुछ ज़्यादा? नहीं, ऐसा लगा नहीं। उदासीनता ज़्यादा। नहीं, ऐसा नहीं लगा। पास में एक डीमार्ट का शॉप है, तो बताया गया कि वहाँ आप जाकर मोबाइल अपना जमा कर सकते हैं। एक पुलिस वाले ने तो ये भी कहा कि असल में औरतें हाथ में मोबाइल लेके जा रही हैं, तो कहना पड़ रहा है, पॉकेट में लेके जाइए, कोई नहीं कहेगा कुछ। ये हुँ, भी कहा। हुँ, लेकिन हुँ। नहीं था, वो कुछ नहीं लगा, कोई रोकने वाला नहीं लगा। मतलब एक मैं अनुशासन वाली शांति नहीं है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, वो वाली शांति नहीं है, उत्साह की कमी वाली शांति मुझे दिखाई पड़ी है अच्छा, फर्स्ट हाफ तक। अब आपके पॉडकास्ट के बाद मैं फिर वापस जाऊँगा, बाहर निकलूँगा तो देखूँगा कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। हो सकता है गर्मी ज़्यादा हो, शाम होते-होते नहीं, बढ़ नहीं, जाए। गर्मी नहीं है, बल्कि मौसम बदल रहा है, और हुँ, बहुत जल्दी इस बार थोड़ी ठंड की शुरुआत हो गई है। हुँ। पुष्यमित्र, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि दरअसल ये जो चुनाव है बहुत हुँ, ही अलग ढंग का चुनाव रहा है, तो हम लोगों ने देखा। एक तो हम लोग अपने लिहाज से भी समझ रहे हैं कि इस चुनाव में हमें अपनी रिपोर्ट्स करने का भी ठीक से मौका नहीं मिला और जो राजनेता हैं उनको अपना प्रचार करने का भी मौका नहीं मिला और पब्लिक भी बहुत कन्फ्यूजन में रही। इसकी वजह ये रही इसकी टाइमिंग। ऐसी टाइमिंग में चुनाव हुए जब दिवाली और छठ का त्योहार रहा, बीच में एकदम आया और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बारिश भी हो गई, तो उसके कारण भी चुनाव प्रचार बहुत ठीक से हुआ नहीं, एक तो ये। दूसरा उदासीनता है। उदासीनता ये है कि जो विपक्ष है उस तरह से अपने पक्ष में माहौल लगता है कि कोई लहर या हवा नहीं बना पाया है, ऐसा दिखता है। दूसरा जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष भी बहुत उम्मीद नहीं जगा पा रहा है, तो लोगों की रुचि इस चुनाव में नहीं है। अमूमन आप तो मुझे अगर हैरान कर रहे हैं ये बात कहकर। यहाँ बैठकर दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मुल्क ये जानना चाहता हो बिहार में क्या चल रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। आप दोनों ये कह रहे हैं कि उतना जोश है ही नहीं। नहीं, उदासीनता है और लोगों में उदासीनता है। बहुत उदासीनता है और इस चुनाव में मतलब ऐसा लगता नहीं है कि एक तो विपक्ष जिस तरह से विपक्ष की तैयारी रही, वो लोगों में कोई एक लहर बनाने में बहुत कामयाब हो ऐसा लगता नहीं है और सत्ता पक्ष भी कुछ ऐसा ख़ास कर रहा हो, वो भी नहीं लगता है। लोग बेमन से चुनाव लड़ देखिए, रहे हैं मैं वोट आपको कर रहे हैं। बताऊँ, मैं जहाँ पर हूँ, अभी तक कोई उम्मीदवार, एक भी, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, कोई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हो, एक भी उम्मीदवार हमारे इस अपार्टमेंट में, जहाँ 192 फ्लैट हैं, यानी कि अच्छा खासा वोट है, वहाँ कोई नहीं आया। किसी हुँ, का कोई झंडा पताका अंदर में इस बार नहीं लगा है, जो जिस दल के कुछ तो फिक्स्ड हैं, वो उसी साइड में डालेंगे, ये सत्ता पक्ष में डालेंगे, ये विपक्ष में वोट डालेंगे। बिल्कुल। किसी ने अपने यहाँ कोई झंडा पताका नहीं लगाया है। हमारे पीछे में एक पूरा वो पुराना गाँव होता था, जो कि अब शहर का हिस्सा है, और वहाँ एक समुदाय बहुत बड़ी संख्या में है, यादव कॉलोनी कहलाता है। वहाँ पर भी मैंने अभी तक पीछे में कभी बहुत ज़्यादा शोर और या उस तरह का जो झंडा पताका देखते थे, वो नहीं। एक केवल गठबंधन के उम्मीदवार का प्रचार
एक बार होते हुए मैंने सुना, एक गाड़ी जा रही थी, उनका प्रचार हो रहा था। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से तो बिल्कुल नहीं, किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की। जबकि इस क्षेत्र में सत्ता पक्ष में जो हैं, उनके लिए वोट ज़्यादा है। जातीय समीकरण भी उनके पक्ष में है, लेकिन ये दिखा नहीं। मेरे कई मित्रों से भी पूछा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई आया नहीं, कोई कोई कैम्पेनिंग नहीं कर रहा। अच्छा, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, दोनों से पूछूँगा, लेकिन जब ये बात शुरू हो ही गई, हालाँकि अभी क्या है ना, जल्दबाज़ी होगी। आज अभी तो वोट बढ़ेगा ही, डेफ़िनिटली बढ़ेगा, दोपहर हुई है बस। लेकिन जब कभी ऐसा देखने को मिला हो कि लोगों में उत्साह नहीं है, निराशा है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वोटिंग बूथ पर लाइन नहीं है, प्रेडिक्शन करना हमेशा मुश्किल है, लेकिन इतने चुनाव देखने के बाद आपको क्या लगता है कि रिज़ल्ट तो आएगा ही? तो ये कैसा रिज़ल्ट होता है अक्सर जब लोग बाहर नहीं निकलते तब? पुष्यमित्र पहले आप, पुष्पेंद्र जी उसके बाद। नहीं, क्लासिक थ्योरी तो यही है कि जब वोटर टर्नआउट कम होता है, उदासीनता होती है, तो सत्ता के पक्ष में थोड़ा-सा झुका हुआ चुनाव होता है और वैसा ग्राउंड में कई बार दिखता भी है। हुँ, लेकिन कई बार क्लासिक थ्योरीज़ जो है वो फेल भी होती हैं। और क्योंकि कई सारे फैक्टर्स होते हैं अलग-अलग इलाके में। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष ही दो धड़े नहीं है, एक जनसुराज भी है और भी कई फैक्टर जैसे कि एमआईएम है और और छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं। तो अलग-अलग फैक्टर्स हैं, जैसे तेज प्रताप यादव कुछ सीमित इलाके में वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो फैक्टर्स बहुत सारे हैं बिहार में, इसलिए किसी भी बहुत स्पष्ट नतीजे पर नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन उदासीनता जब होती है तो सत्ता पक्ष को लाभ होता है, ये तो क्लासिक थ्योरी है। हुँ। पुष्पेंद्र जी, अपवाद है इसका जी। कुछ या फिर यही क्लासिक थ्योरी इसीलिए क्लासिक है क्योंकि हर बार यही सही साबित हो रही है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हुँ, ये हमें मालूम नहीं है कि जो लोग आए हैं, फिर भी लोग वोट डाल रहे थे। तो जो लोग आए हैं, ये किसके पक्ष के आए हैं? किस साइड में ज़्यादा उदासीनता है? ये जानना ज़रूरी है। तो और लेकिन दिक्कत जानने में ये है कि इस बार चूँकि कैम्पेनिंग उस तरह की दिखी नहीं, कहीं नहीं लग रहा था कि आज चुनाव है, कल परसों तक कुछ ऐसा इस इलाके में भी नहीं लगा, जिधर मैं रहता हूँ, जहाँ एक और मिडल क्लास, थोड़ा-सा अपर साइड का मिडल क्लास वो भी है, बिल्कुल लोअर क्लास के लोग भी हैं, एक जाति का भी है और और समुदाय भी है, क्रिश्चियन समुदाय लेकिन भी। आप तो अर्बन इलाके में रह रहे हैं पुष्पेंद्र जी। हाँ, क्या पता अर्बन। ये एक भारी फ़र्क हो कि अर्बन इलाकों में उस तरह का शोर वैसे भी थोड़ा कम होता है और हो सकता है पुष्यमित्र हमें बताएँ कि गाँव, देहात, कस्बों में थोड़ा-सा जोश तो था, इसके मुकाबले। नहीं, सुमित्रा जी गरमा-गर्मी तो बताएँगे। बहुत कम दिखी। नहीं, नहीं, उदासीनता हर जगह है। उदासीनता है। इस चुनाव को एक अनंत सिंह ने गरमाया, एक हुँ। खेसारी लाल यादव ने गरमाया, कुछ मैत्री ठाकुर ने गरमाया। हुँ। यही 3-4 लोग हैं जिन्होंने इस चुनाव को थोड़ी-सी गर्मी दी। बाकी तो तो इस ठंडा फ़िल्म में करना मसाला तो बहुत था लेकिन। देखिए आप जहाँ बैठे हाँ, हैं, आपके पीछे में मुझे गब्बर सिंह का स्केच दिख रहा है, लिखा हुआ है, "अरे ओ सांभा कितना इनाम रखे है सरकार हम पर।" तो इससे मुझे पता नहीं क्यों संयोग है, दुर्योग है, अनंत सिंह याद आ गए। तो पूरा मसाला तो था इस फ़िल्म में। फिर भी उदासीनता है आप लोग कह रहे हो और मुझे हैरत है कि दोनों सहमत हैं एक-दूसरे से। नहीं क्या रह वो गई सही कमी? बात है। देखिए, दो मैं तो देखिए तुलना 2024 के लोकसभा चुनाव से कर रहा हूँ हुँ, और उसकी तुलना करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 2020 के इलेक्शन के टाइम में मैं उस समय यहाँ नहीं था। ये दिक्कत थी। तो इसीलिए मैं तुलना नहीं कर पा रहा हूँ उससे। अ, तो उस हिसाब से तो कमी थी और या तो सत्ता पक्ष मान के चल रहा है कि वो तो जीतेगा ही, या तो उसके पास वही कॉन्फिडेंस ज़्यादा है हुँ, और या फिर जो विपक्ष है, विपक्ष ने माना कि सत्ता पक्ष का एंटी इनकम्बेंसी इतना बड़ा है कि पटना पर उतना ध्यान देने के बजाय बाकी जगह पर उसके बाहर में ध्यान दिया जाए और शायद हम जीत जाएँगे एंटी इनकम्बेंसी से। क्योंकि इस हुँ, बार देखिए, हम तो यहाँ पर हैं बिहार में और बिहार में पटना में रहने के बावजूद सभी जगह से मित्र हैं, सब जगह से लोगों से बात होती है, सुनते हैं, बहुत सारे पत्रकार से मिल रहे हैं। ये बात साफ है कि सबने यही बात कही कि लोग काफ़ी हद तक अपने ढंग से पोलराइज़्ड हैं, अपने निर्णय उन्होंने लिए हैं और पार्टियों का जो एफर्ट जो होता है जितना वो कम है। ज़्यादातर इस बार रूलिंग पार्टी ने अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रचार, ख़ास करके प्रिंट मीडिया के प्रचार पर बहुत ध्यान दिया। हुँ, टीवी के ज़रिए अपने प्रचार पर ज़्यादा ध्यान दिया और लोकल जो कैम्पेनिंग होती थी, डोर टू डोर होता था, बड़े छोटे प्रभात फेरियाँ चलती थीं, छोटे-छोटे जुलूस बनाकर लोग घूमते थे, गली-गली में घूमते थे। इस पर उन्होंने इस बार ज़्यादा जोर नहीं दिया। तो ये दिखता भी था, विज्ञापन बहुत ज़्यादा दिखते थे रूलिंग पार्टी की ओर से,
विज्ञापन का जहाँ तक मामला है तो फिर वो कंप्लीटली आउटक्लास कर देते हैं विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष का मुझे बहुत कम थोड़ा बहुत दिखा। फिर अगर ज़्यादा विज्ञापन दिखा, शोर-शराबा दिखा तो वो जन स्वराज पार्टी का था, जो अच्छा। टीवी पर भी दिखता था और अखबारों में तो कम था, लेकिन टीवी के ऊपर में छोटे-छोटे जो क्लिप हैं और वो लंबे समय से चल रहे थे। और आश्चर्यजनक था कि कुछ शुरू में जब उनके विज्ञापन हुए तो ये पता नहीं चल रहा था कि किसका विज्ञापन है। केवल वो 15 साल लालू पीरियड का जो था उसके खिलाफ में उसमें प्रचार चल रहा था। बाद में आकर के जब चुनाव करीब आया, तब उसकी अगली कड़ी उस सामने आई तो उसमें दोनों के थे, रूलिंग पार्टी के भी वो प्रचार के वो वीडियोज़ थे और जनसुराज पार्टी के भी थे। और जनसुराज ने भी शुरू में 15 साल को टारगेट किया। अ, हुँ। ये अभी की रूलिंग पार्टी ने भी शुरू के वो 15 साल लालू के जो थे उसको उन्होंने टारगेट किया था। आपने बात छेड़ ही दी है जब पीके की, तो फिर ठीक रहेगा पुष्यमित्र से मैं पूछ लूँ कि पुष्पेंद्र जी तो ये कह रहे हैं कि पीके की पार्टी सोशल मीडिया पर तो जीत गई है, नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा उसके एडवर्टाइज़मेंट दिख रहे हैं। ज़मीन पर क्या हाल है पुष्यमित्र जी? कुछ है या हम ही हमें सुन रहे हैं आप? जनसुराज पार्टी के का जितना मैं घूम पाया हूँ बिहार में हुँ, और ज़्यादातर जगहों पर जो कुछ युवा है, आदर्शवादी लोग हैं और कुछ लोगों को कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ नया होता है और अच्छा लगता है तो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसे लोग उनके पक्ष में नज़र आते हैं और उसमें ये स्वाभाविक ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर जो है या तो ये जनरल क्लास के हैं या फिर मिडिल क्लास के, ज़्यादातर ऐसा है। अगर मिडिल क्लास और अपर कास्ट वोटर जो है 10 वोटर हैं तो उसमें 2 या 3 जनसुराज के पक्ष से नज़र आते हैं। लेकिन वही बात हम नहीं कर सकते हैं कि पिछड़ी और दलित जातियों में, अति पिछड़ी जातियों में उतना समर्थन है, वो नहीं दिखता है, पहली बात ये। हुँ, दूसरी बात ये कि इन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा है और इस इन 243 सीटों पर मैं अगर कोशिश रखता हूँ कि कौन-सी ऐसी सीट है, इस पर वो चुनाव जीत सकते हैं, तो बहुत मुश्किल से 2-3 सीटें सामने आती हैं। एक सीट है जोकीहाट की जहाँ तस्लीमुद्दीन के बेटे इनके सरफराज इनके लिए चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा थोड़ा-सा लगता है कि पटना में केसी सिन्हा क्योंकि कायस्थों का ये वो इलाका है और कायस्थ इस बार नाराज़ है, तो शायद उनको थोड़ा एक है। इसके अलावा तीसरी सीट मुझे दिखती नहीं। तो जहाँ-जहाँ उनका असर है वो कहीं 5,000 वोटों का है, कहीं 7,000 वोटों का है, कहीं 8,000 वोटों का है। जहाँ अच्छा है वहाँ 10 से 15,000 वोटों का असर है। और ये जो वोट है, वो जहाँ कम है वहाँ तो ठीक है, जहाँ ज़्यादा है वो अल्टीमेटली एनडीए को डैमेज कर रहे हैं। ये जनसुराज का पूरा लगता है कि जो दिख रहा है। वैसे अ, पुष्पेंद्र जी आप समाजशास्त्री हैं, आपके पास तो आऊँगा पर पुष्यमित्र भाई ये बताइए कि इसी तरह का वोटर अरविंद केजरीवाल का हमने देखा दिल्ली में, जिसको बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा था इस बात से कि किसी की जाति क्या है, किसी का धर्म क्या है। इनफैक्ट आइडियोलॉजी भी बहुत क्लियर नहीं थी, आम आदमी पार्टी की, आज भी नहीं है। आइडियोलॉजिकल कोई वॉर उसकी दिखती नहीं है, उस तरह की, है ना? जहाँ जैसे गए वैसे हो गए। ऐसा ही कुछ-कुछ प्रशांत किशोर के साथ, उनकी पार्टी के साथ भी दिखता है। बहुत स्पष्ट तो कभी हमने कोई वैचारिक रुझान देखा नहीं है। तो ऐसे में फ़ायदे-नुकसान दोनों होते हैं। नुकसान की बात छोड़ दें तो फ़ायदा ये है कि अचानक से आपका वोटर किस गली, किस मोहल्ले से निकल कर आ गया, आपको पता ही नहीं चलता और अब जीत भी सकते हैं। क्योंकि जो यूथ है, जो नए लोग हैं, उनसे तो ये उम्मीद की ही जा सकती है कि वो जाति या धर्म पर वोट नहीं देंगे, है ना? तो दिल्ली में तो फ़ायदा मिला केजरीवाल को। बिहार में इसी तरह के समीकरणों का फ़ायदा पीके को क्यों नहीं मिलता? अगर मैं आपकी देखिए मानूँ। इसमें जो मैं हाँ, इसमें जो मैं पहली बात जोड़ूँगा वो ये कि अगर ये वोट 6 तारीख के बदले 1 तारीख को होते, तो पीके का वोट बढ़ जाता। क्योंकि उस वक़्त दिवाली और छठ मनाने के लिए प्रवासियों की बड़ी संख्या आई हुई थी बिहार और प्रवासियों में को लेके समर्थन है। जैसे कि आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में जो बिहार के लोग हैं, वो अगर लौटते तो उनका वोट बढ़ जाता। अब मैं बताता हूँ क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इनका जो चंचक है, जो इनके वोटर हो सकते हैं, वो है मिडल क्लास और जो बाहर निकल गया है व्यक्ति या फिर सवर्ण जाति के लोग और युवा, इस तरह के लोग हैं और बिहार और दिल्ली में बड़ा फ़र्क है। बिहार में अभी भी एक बड़ा तबका है जो जाति के आधार पर वोट करता है, एक तो ये। दूसरा एक तबका ऐसा भी है जो जाति के अलावा दूसरी चीज़ों पर, फिर पर वोट करता है। तो अभी भी बिहार में अगर देखें तो
अपने डिसीजंस पर, अपने बायसेस पर वोट करना या उम्मीदवार तय करके वोट करना या पसंद करके वोट करना, ये संख्या मुश्किल से 10-15% लोगों की ही होगी। ज़्यादातर लोग जाति पर वोट करते हैं और सही ही गलत करते हैं। तो इसलिए दिल्ली और बिहार में एक बड़ा फ़र्क है और इसका उनको नुकसान भी हो रहा है। हुँ, पुष्पेंद्र जी, यही नहीं, सवाल, मेरा कॉपी इस पेस्ट। पे थोड़ा भिन्न मत है हाँ। पुष्पमती जी से। एक तो ये है कि जो राइज़ हुआ अरविंद केजरीवाल का, उसके पीछे में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा एक मूवमेंट है। तो एक आंदोलन की हुँ, लहर पर सवार होकर के वो सत्ता में आ पाए। वैसा कुछ भी आंदोलन का कोई बैकग्राउंड या वैसी कोई पृष्ठभूमि प्रशांत किशोर के साथ नहीं है। दूसरा, सुमित्रा ने सही कहा कि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो माइग्रेंट्स की भी सिटी का शहर है। एक अच्छा हुँ, खासा मिडल क्लास है, मिडल क्लास का कंसंट्रेशन शहरों में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उन सब का लाभ मिला। लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि अगर माइग्रेंट्स बिहार में रह जाते या अगर ये चुनाव जल्दी होता जब माइग्रेंट्स आए हुए होते तो वैसे समय में प्रशांत किशोर को लाभ होता। मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मेरे ख्याल से जो माइग्रेंट्स जो बाहर जा रहे हैं और जो गए हैं, सरकार ने खुद कहा कि करीब 14 या 16 लाख लोगों ने रिज़र्व टिकट कटाए त्योहारों के बाद। ये माइग्रेंट्स मेरे ख्याल से ये महागठबंधन को वोट देते। ये आम तौर पे ये गरीब लोग हैं और पलायन मजबूरी में करते हैं और पलायन करने के बाद भी हम हो सकता है आपका अगर सवाल हो तो उस पर बात करेंगे कि उनकी दशा उस तरह से यही सुधरती नहीं सवाल है तो मेरा अगला। हुँ, हाँ, तो इस पर जो पूरा इसकी जो नाराज़गी है लोगों की, वो प्रशांत किशोर के पक्ष में नहीं जाती। वो नाराज़गी जो है वो महागठबंधन के पक्ष में जाती। तो माइग्रेशन का जो पूरा मुद्दा है, प्रशांत किशोर ने इसको उठाया ज़रूर है, लेकिन उसका लाभ लेने की स्थिति में नहीं है। उसका लाभ महागठबंधन को मिलना था। महागठबंधन को मिलना था और महागठबंधन में वो पार्टी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, जिसके शासनकाल में माइग्रेशन सबसे पहले शायद शुरू नहीं हुआ तो बढ़ा था। फिर उसे क्यों मिलता है? किसी नए व्यक्ति को क्यों नहीं मिलेगा, जो ये कहे कि मैं माइग्रेशन रोकूँगा? नहीं, ये मेरे ख़्याल से धारणा सही नहीं है कि हुँ, ये माइग्रेशन उस समय शुरू हुआ लालू जी के समय में शुरू हुआ, ये धारणा सही नहीं। पहली बात है कि माइग्रेशन के बारे में थोड़ा-सा अगर 1 आध मिनट में मैं प्लीज़, संक्षिप्त इतिहास केवल ज़रूर। बताना चाहूँगा कि माइग्रेशन 2-3 फ़ेज़ आपको बिहार में उसका है और उसको समझना होगा। पहला फ़ेज़ ये था कि ब्रिटिश पीरियड में जो डीइंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ, बड़े पैमाने पर बिहार में डीइंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ और साथ-साथ 1794 में आप जानते हैं कि यहाँ पर ज़मींदारी का सिस्टम लागू किया गया। तो जी। उसके कारण से माइग्रेशन कह सकते हैं कि बिहार में जो उसकी शुरुआत हुई, नींव पड़ी, वो ब्रिटिश पीरियड में ही पड़ गई थी और बड़ी संख्या में यहाँ से फिर लोग वो पलायन करते थे, अकाल, भुखमरी की स्थिति आती थी, बाकी नेचुरल डिज़ास्टर थे, लेकिन उजड़ गए थे बिल्कुल। और ज़मींदारी का सिस्टम लाने के बाद जो भी रैयतवाड़ी थी या क जो उनके पास ज़मीन सीधे राजाओं से उनके पास जो बंदोबस्त होता था, वो सब खत्म हो गया फिर। तो माइग्रेशन का ये इतिहास है और वो इतिहास फिर बाद में चला जाता है, गिरमिटिया वगैरह आपको पूरा नॉर्थ अफ्रीका में यहाँ से जो माइग्रेशन हुआ, वो अपना इतिहास है। इसके बाद मैं कहूँगा कि जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की कोशिश हुई बिहार में, तो उससे आप कह सकते हैं कि एक हिस्से को यहाँ काम मिलना शुरू हुआ और जो बिहार का जो साउथ पार्ट था, जो आज झारखंड है, हुँ, वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मिलता था। इसके अलावा आप देखेंगे कि 70 के दशक में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की कोशिश जो नॉर्थ और बाकी जो बिहार का हिस्सा था, सेंट्रल पार्ट था, यहाँ पर शुरू हुआ और आपको इंडस्ट्रियल जो अथॉरिटी जो यहाँ पर स्थापित की गई और औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए गए, ज़मीन एक्वायर किया गया। पटना शहर में, पटना के पास फतुहा में पूरे पूरे राज्य में आपको औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। काफ़ी हद तक वहाँ इंडस्ट्रीज़ आए। वो न टिक पाए ये एक अलग बात है। उसके हुँ, कई तरह के कारण हैं जिसके लिए ये शायद समय नहीं है कि क्यों डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुँ, हुआ। हुँ, 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 लेकिन इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की एक कोशिश हुई और निश्चित रूप से वहाँ चूँकि काम होता था, लोग काम करते थे, तो माइग्रेशन पर फ़र्क पड़ा होगा। अब आता है एक अगला दौर आता है जहाँ पर कि आप देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन था वो औद्योगिक क्षेत्र बाद में सस्टेन नहीं कर पाए। बहुत जगह पर छोटे-छोटे पूँजी वाले थे, उनको मार्केटिंग सपोर्ट नहीं था और भी कई तरह के इश्यूज़ थे, लेबर के इश्यूज़ थे। तो ये डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन फिर 80s में ही बढ़ने लगा, वो लालू जी के आने के पहले से ही डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन फिर से शुरू हुँ। हो गया।
और नतीजा ये हुआ कि और 90s में वो पूरा लालू जी का जो पीरियड था, उसमें एक चीज को छोड़ के, वो है सुधा, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और लालू के चाहे जो भी उसके मिस गवर्नेंस की बातें हम लोग करते हैं, इसके हम्म। बावजूद एक इंडस्ट्री जबरदस्त ढंग से सफल हुई, जो आज भी सफल है, और वो एक बिहार का अपने आप में एक ब्रांड है, सुधा ब्रांड। हम्म। लेकिन उसको छोड़ करके जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन 80s में फिर शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियल पार्क्स और जितने क्षेत्र बने थे वो जो असफल होने शुरू हुए, उसको रिवाइव करने या उसको संभालने की कोई कोशिश नहीं हुई। नतीजा हुआ कि उस पीरियड से फिर से ये माइग्रेशन शुरू हुआ। लेकिन आप देखिए कि बाद के पीरियड में क्या हुआ। अब तो 20 साल हो चुके हैं इस सरकार को। इस हम्म। 20 साल में भी उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। आप केवल अनाउंसमेंट्स, इस चुनाव के पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, अगर आप उसको केवल एक नजर देख लीजिए, तो आपको क्या पता चलेगा। एक की सरकार ने अब जाकर के कुछ कुछ स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया, है ना। एक तो हम्म। उन्होंने एक एमनेस्टी पॉलिसी बनाई है बियाडा की ओर से, यानी कि जो इंडस्ट्रियल यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो एक अथॉरिटी है जो कि उसका पूरा देखभाल करती है, कि जो पुराने जो सब उद्योग थे जो बंद पड़े हुए हैं, उनको हम रिवाइव करेंगे और पिछले उनके कर्ज और बाकी चीजें, उनके बकाया, सबको माफ किया जाएगा। ये पॉलिसी अभी चुनाव के समय उन्होंने घोषित की है 2025 में। ठीक है। स्टार्टअप को सपोर्ट करने की जो नीति है वो 2017 में आई, और एक टेक्सटाइल और लेदर की पॉलिसी 2022 में आई है। इनका प्रभाव ग्राउंड पर नहीं दिखता। कुछ गतानुगति में कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें होती रही हैं, लेकिन अब निवेश प्रोत्साहन की भी बात कब हो रही है? इस चुनाव के ठीक पहले हम्म। 2025 में अब भी ये बात भी हो रही है कि जहां कह रहे हैं कि हम उद्योगों के लिए जमीन देंगे, लेकिन सही। सरकार की ओर से बहुत सारे कंट्राडिक्टरी बयान दिए जाते रहे। उन्होंने कहा कि हमारे पास जमीन नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल पार्क जितने बने थे वो सब जो बंद हुए, जहाँ ह्यूज जमीन आप जाके देखिए, बड़ा बड़ा चंक जो है वो खाली पड़ा हुआ है, जो एक्वायर किए गए थे जमीन, उसमें नया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता था। पटना के अंदर में पाटलिपुत्रा का जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र था। अभी भी वहां पर सब बोर्ड है। वहां सर्विस सेक्टर का आपको अखबारों के दफ्तर आ गए हैं, एयरटेल का दफ्तर है, इंडस्ट्री कहाँ है? हम्म। तो जो जॉब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए था, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, वो पूरा का पूरा 70 का जो प्रयास और 80 के दशक का प्रयास था। तो वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 20 सालों में नहीं हुआ। तो हम्म। अगर अगर किसी को दोष देंगे माइग्रेशन के लिए, तो वो दोष आपको फिर दोनों को देना होगा। वो ये तो एक दोनों को ही वही पर जी। देना होगा। मैं बस एक चीज जोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जी। यही बात कह रहा था आपसे कि जब ये बात हो रही है ना कि माइग्रेशन वाले मुद्दे पर महागठबंधन की तरफ वोट जाएगा बजाय पीके के, तो मेरा कहना यही है कि जेडीयू को भले ही ना मिले, महागठबंधन को भी क्यों मिलेगा? मैं वोटर की मेंटालिटी समझना चाहता हूँ, क्योंकि तो बहुत साफ है कि किसी ने भी नहीं रोका। नहीं, लेकिन अब क्या है कि एक होता है कि आप सत्ता में हैं और 20 साल हो गया, तो जो पहले सत्ता में थे 15 अच्छा, साल पहले, एंटी अब इनकम्बेंसी वही लोग वाला नहीं मामला है। है। हाँ, अब एंटी इनकम्बेंसी है, और हो सकता है कि उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनको अब अपनी नीतियां बदलनी होंगी। दूसरे की हूबहू वही लोग वापस अब सत्ता में नहीं आएंगे। मैं एक हुँ, उदाहरण के लिए कहता हूँ कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो ना अब लालू जी ना मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ना उनके उस समय के जो मंत्री और जितने उनके प्रमुख लोग हुआ करते थे, सही। इर्द गिर्द थे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, अब वो नहीं है। सब कुछ नया है। ये नए सेट की बात है, इसलिए रेफर करने के लिए आप लालू पीरियड बोल सकते हैं, लेकिन ये पार्टी तो वही नहीं रहते हैं ना। कहते हैं एक नदी में आप उसी पानी में बार बार आप नहीं दोबारा नहीं नहाते नहा हैं, सकते आप। हाँ। दोबारा नहीं नहाते हैं आप। तो उसी तरह की है ये पार्टी। आरजेडी हो सकती है, ये लालू जी की बनाई हुई पार्टी सही हो बात है, सकती है, लेकिन ये वही लोग नहीं, और नहीं प्रशासन में वो लोग हैं। सही बात है। लेकिन एक चीज सुमित्र केवल जी, जोड़ूं क्या इसी पर, जी बिल्कुल। कि देखिए मेरे ख्याल से ये समझ भी ठीक नहीं है कि माइग्रेशन अपने आप में खराब चीज है ना। मैं जो समझता हूँ माइग्रेशन, आप जितने भी डेवलप्ड समाज में जाएंगे, डेवलप्ड देशों में जाइए, यूरोप के बीच में, डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जितना आपस में माइग्रेशन है, उतना पिछड़े समाजों के अंदर में नहीं होता है। इसके लिए मतलब इकोनॉमिक थ्योरी में आज से 100 साल से ज्यादा हो गए इसके लिए पूरे लॉज, जो है एक रेवेंस्टाइन थे, उन्होंने इसके बारे में जो स्थापित किया था, वो आज भी लागू होते हैं। होता क्या है कि जब आप डेवलप्ड समाज के माइग्रेशन में, आपका यहाँ से जो वर्कफोर्स है, स्किल अगर है, और अगर उसमें एंटरप्रेन्योरशिप है, वो कहीं और जाता है। लेकिन अगर आप डेवलप्ड होते, तो आपके यहाँ फिर उसी तरह से दूसरे जगहों से स्किल्ड लोग आते, एंटरप्रेन्योर्स आते, आपके पास इन्वेस्टमेंट होता।
और आपके पास लेबर का शॉर्टेज नहीं होता, किसी और अनएक्सप्लोर्ड एरिया से कहीं आपके पास भी लेबर आ जाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम लोग केवल सेंडर्स हैं, वहां तक भी ठीक है, लेकिन सवाल है कि बिहार के बाहर पूरे भारत में जो लेबर मार्केट है, उस लेबर मार्केट का आउटकम क्या है, रिटर्न क्या है, अर्निंग क्या है? वो अगर जब तक पुअर है तो माइग्रेंट समाज जो सेंडर है वो हमेशा ही गरीब बना रहेगा, वो सेंडर का सेंडर ही बना रहेगा। तो वही। कई बार इस माइग्रेशन का जो समाधान है वो इस राज्य में एक हद तक है, लेकिन उसका बड़ा समाधान जो लेबर मार्केट इन जनरल है जिसमें कि सेंटर की बड़ी भूमिका बनती है, वो पूरे देश के लेबर मार्केट में जो इंटरवेंशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसीलिए माइग्रेशन का दोष केवल राज्य के अंदर में और राज्य की सरकार पर भी आप केवल नहीं डाल सकते हैं, बल्कि आप लेबर को लेकर के पॉलिसी क्या है, लेबर के प्रोटेक्शन की नीति क्या है, उसके वेजेज को लेकर के नीति क्या है, ये सारे सवाल हैं जिसमें कि केंद्र के बारे में आपको बात करनी चाहिए। वो करेंगे जब लोकसभा चुनाव आएगा, जी। तभी ज़्यादा नीतियों पर बात होती है। इसके बीच में तो जी। सब कुछ और ही बात होती है। जी। पुष्पमित्र जी, आप फील्ड पर हैं और माइग्रेशन की बात हो रही है, फिर और भी बात करूंगा, लेकिन माइग्रेशन का जो मुद्दा है, प्रशांत किशोर ने बहुत जोर शोर से उठाया। पुष्पेंद्र जी की थ्योरी आपने पूरी सुन ली है, उनका काम है माइग्रेशन के टॉपिक पर मुझे आपसे अब ये पूछना है कि वाकई वो कोई मुद्दा भी है या कोई गलत मुद्दा पिक कर लिया है पीके ने? क्योंकि अगर है, तब तो फिर वोट मिलना चाहिए। आप खुद कह रहे हैं 2-1 सीट आने वाली है। देखिए, माइग्रेशन मुद्दा तो है ही, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि माइग्रेशन मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसे आप देखें कि कांग्रेस भी जब नए सिरे से अपनी तैयारी के लिए आती है तो पलायन रोको, रोजगार को यात्रा करती है, क्योंकि उसको भी समझ हम्म। में आता है कि एक मुद्दा है। तेजस्वी भी अब माइग्रेशन की बात करते हैं, तो माइग्रेशन विपक्षियों के लिए एक मुद्दा जरूर है। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया कि अ, जो लोग वोटर है वो कई खातों में बटे हुए हैं, तो जो हमारा सजग मतदाता है उसके लिए एक मुद्दा है। और बाकी जो जातियों में बटे हैं और जो फ्रीबीज के चक्कर में है, उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। दूसरी बात की माइग्रेशन जितने लोग करते हैं उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है, उनके परिवार के लिए। जैसे कि कई बार जिन महिलाओं से हम लोग बात करते हैं कि उन्हें 10,000 रुपये रोजगार के लिए मिले हैं, उनके साथ साथ एक सवाल उनके मन में ये रहता है कि उनके पति या उनके बच्चे जो बाहर काम करते हैं, बुरी परिस्थितियों में काम करते हैं, वो वापस लौट के यहीं आए और यहाँ काम करें, वो भी चाहती है। हुँ। माइग्रेशन एक सवाल है, लेकिन शायद कोई कमी रह गई जो एक मुद्दा नहीं बन पाया, या जनसुराज अपने आप को इस रूप में प्रेजेंट नहीं कर पाया कि वो सत्ता को बदल सकता है। अभी भी उसकी छवि एक स्पॉइलर के रूप में ही रही, उसने उस चीज़ को नहीं किया। वो करने में सफल नहीं हुई। एक तो दिक्कत ये रही माइग्रेशन के साथ। दूसरा जो है माइग्रेशन, अब जो बच जाते हैं 2 गठबंधन, आपने खुद कहा है कि दोनों इसके लिए बराबर के ज़िम्मेदार हैं, हुँ। माइग्रेशन के लिए। बल्कि सच्चाई तो ये है कि इस माइग्रेशन की शुरुआत होती है कांग्रेस के उस दौर के बाद हुँ। जब बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन होता है, उसके एग्ज़ैक्टली, बाद जो 48 से 67, 68 तो बिल्कुल, हाँ, तब भी था ये। तो हाँ, जो 77 के बाद सरकारें बनी, उसमें मान लीजिए कि जो जनता पार्टी की सरकार थी, वो तो कम समय के लिए गई। लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस की सरकारें आई और उन कांग्रेस की सरकारों ने सबसे बड़ा काम किया नेशनलाइज़ेशन का। यहाँ हुँ। बड़ी संख्या में चीनी मिलें थी, जूट की मिल थी, और जो बिहार झारखंड से अलग है उस हिस्से में, और भी पेपर मिल्स थी और इस तरह के कई कारखाने थे उस वक़्त। वो सब उनको नेशनलाइज़ जब किया गया, बहुत दुर्भाग्य रहा कि 7 से 8 साल में जितने चीनी मिल और पेपर मिल नेशनलाइज़ हुए, वो सब बंद हो। सरकार ने नेशनलाइज़ तो कर लिया, लेकिन उसको चला नहीं पाई। उसके हुँ। बाद माइग्रेशन हुआ। दूसरा, बाढ़ को लेके जो पॉलिसी रही कि बाढ़ को तटबंधों से रोका जाए, उसने भी एक माइग्रेशन को जन्म दिया। आप देखिए कि जो बहुत सही बात है। पंजाब है, हाँ, पंजाब में भाखड़ा नागा नागल डैम जब बना, तो उसके मतलब उससे इतना प्रभावित थे बिहार के नेता, कि उनको लगा कि हमारे इलाके में भी बनना चाहिए। तो इन लोगों ने लड़ाई लड़ी और कोसी पर बराज बनवाया। वो डैम नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने बराज बनाया। लेकिन आप ये देखिए कि बहुत विडंबना कहती है कि जिस कोसी में कभी माइग्रेशन उधर से 70 से पहले नहीं होता था, जो आप अभी सर बता रहे थे कि भोजपुर के इलाके से लोग मॉरिशस, फिजी और दूसरी जगह जाते थे। ऐसे लोगों की सूची है, रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उस रिकॉर्ड में जो छपरा और सारण के इलाके को छोड़ दिया जाए, इधर के उत्तर बिहार का नाम, लोगों का नाम बिल्कुल नहीं मिलता। ये 70 के दशक से कोसी और आस-पास के उत्तर बिहार के लोगों में जो माइग्रेशन की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ी, और सब कहाँ जा रहे हैं? सब पंजाब जा रहे हैं।
हुँ, तो ये देखिए कि नीति जो है एक जगह अगर सफल होती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वही नीति दूसरी जगह भी सफल हो। आपने सिंचाई परियोजना पंजाब में बनाई तो वहाँ की खेती बेहतर हुई। लेकिन वही सिंचाई परियोजना जब आपने कोसी पर बनाई तो यहाँ लोग कंगाल हुए और उनको माइग्रेशन करना पड़ा उसी पंजाब में जाके वो खेती करते हैं। तो ये हुँ। भी पॉलिसी की भी दिक्कत रही तो इस वजह से भी हुआ। हाँ, मतलब सूबे के हिसाब से आप पॉलिसी बनाएँगे, ये पैन इंडिया एक ही पॉलिसी आप लागू कर देंगे, उसके सेम कर रिज़ल्ट देंगे। आएँगे, ये नहीं हो पाएगा। फिर आपने नेशनलाइज़ेशन किया वो बड़ा फैक्टर रहा। हाँ, नेशनलाइज़ेशन के बाद आप उद्योगों को चला नहीं पाए। अच्छा कांग्रेस का ज़िक्र हो ही रहा है तो पूछ लूँ फिर कि वोटर अधिकार यात्रा इसका तो बड़ा शोर सुन रहे थे हम कि सफल हुई है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छा सब कुछ रहा है। तो उसे कुछ वोटों में तब्दील होगा कुछ? मैं 2020 के चुनाव का ज़िक्र करूँगा। हुँ, हुँ। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियाँ देने का वादा किया था। हुँ, ये बहुत असंभव सा वादा है। लेकिन उसको लेके जो माहौल बना था और पूरे बिहार में हम लोग देखते थे कि युवा बड़ी संख्या में तेजस्वी की रैलियों में आते थे और उसका असर हुआ, इतना असर हुआ कि लगभग-लगभग दोनों गठबंधनों को बराबर वोट मिले, थोड़ा बहुत का अंतर रहा, सीटों में थोड़ा बहुत अंतर रहा, लेकिन वो क्लिक कर रहा था मुद्दा। और इस चुनाव में जो आपने पहले पूछा था कि ये चुनाव ठंडा क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है कि विपक्ष जो है अपने लिए बेहतर मुद्दे चुनने में विफल रहा। एक जो एसआईआर को लेके इश्यू है, वो एक इश्यू था। लेकिन एसआईआर को लेके उसको पूरी चुनाव का मुद्दा बना देने की जो रणनीति थी विपक्ष की, वो मुझे लगता है कि विफल रही और उनको पहले ही समझ में आ गया था। फिर उन्होंने उसको लेके दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश की कि वोट चोरी का मतलब है शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब है रोजगार की चोरी। ये सब उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए। और फिर कनेक्ट बाद कर में रहे थे। कहा कि हाँ, बाद में कहा कि हर घर में नौकरी देंगे और उसको ठीक करने की कोशिश की। लेकिन इस बीच में एनडीए ने क्या किया, 2 बड़े काम उन्होंने किए। एक तो ये महिला रोजगार को लेके उन्होंने जो काम किया वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ऐसा लगता है कि हुआ। और दूसरा कि नीतीश कुमार ने तमाम इन अफ़वाहों के या मतलब सच्चाई हो या अफ़वाह हो जो भी कहें, लेकिन तमाम इन खबरों के बीच कि नीतीश कुमार बीमार हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, निस्तेज हैं वगैरह। पिछले 10 महीनों में उन्होंने पूरे बिहार का 2 चक्कर लगाया। पहली बार में लोगों की समस्या सुनी, जाना कि क्या उनको चाहिए, दूसरी बार में उनके शिलान्यास, घोषणा करके लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं को उन्होंने बिहार में लागू कराया। एक तो ये कि जहाँ-जहाँ जो मुद्दे थे, उसको लागू कराया। इसलिए जब भी हम फील्ड में जाते हैं, तो लोग कई ऐसे वोटर मिलते हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ तो हो गया, बस रोज़गार हो जाता तो अच्छा होता। ये सब कुछ बहुत सारा काम हुआ है, सब कुछ हुआ है, ये वोटर कहते हैं। ये नीतीश कुमार के कोशिश की सफलता है और सच ही पूछिए तो ये चुनाव जिस नीतीश कुमार को हम लोगों ने खारिज मान लिया था, उसकी ही हुँ, सफलता का चुनाव है और इस चुनाव में केवल वही वोटरों की जुबान पर नज़र आते हैं, नरेंद्र मोदी भी नज़र नहीं आते। ये बड़ा फ़र्क है। ओहो! आऊँगा मैं नीतीश कुमार और तेजस्वी पर, धीरे-धीरे आ रहा हूँ अभी देखते जाइए। पुष्पेंद्र जी, जी। अभी पुष्यमित्र कह रहे थे कि विपक्ष ने मुद्दे चुनने में शायद गलती कर दी है और ये एक रियलाइज़ेशन थोड़ा-सा विपक्षी पार्टियों को रहा भी है, इसलिए उन्होंने बहुत तेज़ी से स्विच भी किया। आप इस बात से एग्री करते हैं? मुद्दे चुनने में गलती हुई है, थोड़ा-सा वो समझ नहीं पाए कि नब्ज़ क्या है और अगर गलती हुई है, तो फिर क्या मुद्दे हैं जो चुनने चाहिए थे? हमें नहीं दिख रहा है, उन्हें भी नहीं दिख रहा। नहीं, जैसे विपक्षी पार्टियों ने सबसे पहले वोट अधिकार यात्रा जो शुरू की एसआईआर को लेकर के, हुँ, तो मैं समझता हूँ कि उससे उन्होंने एक तरह से शुरुआत कर दी सबसे पहले, है ना? बाकी रूलिंग पार्टी के आने के पहले ही उन्होंने अपनी शुरुआत की और उससे एक माहौल बना। सबसे बड़ी बात होती है कि पार्टी को अपने आप में एनर्जाइज़ करना, उसके अंदर में ऊर्जा भरना, जो कि अपने कैडर आरजेडी को को खड़ा करना कि चलो अपना अपने पैर पास पे कुछ है हाँ, लड़ने के लिए। हुँ, हाँ और उनको बताना कि देखो और उन्होंने वो एक ऊर्जा से भरने का काम होता है, वो किया। सही बात कांग्रेस है। को लाभ ये हुआ कि कांग्रेस के प्रति एक आकर्षण बढ़ा और काफ़ी संख्या में युवक उसमें दिखाई पड़ रहे थे, जिसको कि समेटने की स्थिति में के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता और वहाँ वो कर नहीं पाए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पहले तो उन्होंने शुरुआत कर दी और ये शुरुआत में लगा कि वो आगे चल रहे हैं। जहाँ तक अब मुद्दे का सवाल है, तो जैसे एक माइग्रेशन पे हम लोगों ने बातचीत की। माइग्रेशन का मुद्दा अपने आप में जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये लेबर का मुद्दा है, काम का हुँ, मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है ना? आप उसको अलग-अलग नाम से कह सकते हैं। रोज़गार अगर स्थानीय है, तब लोग यहाँ काम करेंगे
अगर फिर भी वो चाहें तो बाहर जाएँगे, तो दूसरी जगह से लोग आके यहाँ काम करेंगे, तो ये आप फिर आपका जो एक स्टिग्मेटाइज़ एक बन गया है, एक आइडेंटिटी बन जाती है बिहारी की कि बिहारी लेबर होता है और कहीं भी हुँ। काम मिलेगा वो भाग जाएगा। वहाँ जाकर के काम करेगा, किसी भी हालत में काम करेगा और अपमान सह के भी काम करेगा, रिस्क लेके काम करेगा। तो ये जो पूरी जो छवि है, ये छवि बदल सकती थी। तो लेकिन तो ये जो मुद्दा है लेबर का, मेरे ख्याल से विपक्ष ने इसको रोज़गार ही शब्द से लोग ज़्यादा उसको समझते हैं। हाँ, तो आइडेंटिफ़ाई कर उन्होंने पाते हैं। आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं, हाँ, माइग्रेशन आप अगर एक बार तो जब रोज़गार पढ़े-लिखों की बोलते हैं भाषा तो है ना ये सब, तो ज़्यादा पढ़े-लिखे हाँ, लोगों की हाँ, माइग्रेशन और इसलिए मान लिया कि वो माइग्रेशन के हाँ, बजाय मेरे ख्याल से विपक्ष ने सही-सही ये किया कि वो उसको रोज़गार ही बोलते हैं। उसी हाँ, टू द रोज़गार पॉइंट। में माइग्रेशन आ गया, उसी रोज़गार में सरकारी नौकरी भी आ गई, उसी रोज़गार में बिल्कुल। जो रोज़गार है, जो खुद से काम करना है, उद्योग खुद से आपका उद्यमिता वाला जो पूरा मामला है, वो इस रोज़गार सब में सब आ जाता है। तो मेरे ख्याल से मुद्दे चुनने में कोई गलत या कोई गलती मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। मुझे अच्छा लगता है अच्छा, कि वैसे मतलब तो रोक के यही पूछ है। रहा हूँ, रोक के पूछ जी। रहा हूँ, रील बनाना रोज़गार मानते हैं आप? यही बात है कि देखिए, अब हँसने अ, की बात नहीं रही है ये, अब तो ये बहुत नहीं, नहीं तो ये बात ऊँची यही जगह से है आ रही कि है क्या प यही तो बात है कि प्राइम मिनिस्टर इस तरह का उनका जो भाषण है वो गुजरात में हुँ, नहीं देते। ये बात जाके वो हुँ, महाराष्ट्र में नहीं बोलेंगे। ये बात एक ऐसा राज्य जो जहाँ लोगों ने अपने इसी दुरावस्था को एक उसको आत्मसात कर लिया, इंटरनलाइज़ करना जो कहते हैं, मान लिया है। और अपनी तुलना जो अपने हालात की तुलना वो अपने ही पास्ट से करते हैं कि अच्छा 2000 90 में क्या था, 2000 में क्या था, नीतीश के पहले 2005 के पहले और 2005 के बाद अपने आप से तुलना करते हैं और सही बात है। एक्सपेक्टेशंस चुनाव से इतना कम है ना? तो ऐसे जगहों पर जब आपका एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप अपने ही आप से तुलना करते हैं, बाहर की दुनिया को नहीं देखते हैं, तो कोई भी कुछ बोल के चला जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर से ऐसी आप उम्मीद नहीं करते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी रील को रोज़गार बोल के चले जाते हैं। कभी वो पकौड़ा तलने को रोज़गार बोल के चले जाते हैं। शायद वो पॉपुलर भाषा में बोलने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, लेकिन वो ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि एक पॉपुलर बात बोल रहे हैं कि वीडियो मेकिंग भी एक रोज़गार है, लेकिन बिहार के लोग वी रील ज़्यादातर देखते हैं। काम नहीं है तो मैक्सिमम टाइम में लोग स्क्रॉल करते हैं, वो बनाते कंज़्यूमर है नहीं उसके, हैं। ग्राहक हैं। ग्राहक हुँ, हैं, वो निर्माता कंज़्यूम कम है। करते हैं और वो बोल भी तो रहे थे कि डेटा सस्ता हो गया, तो डेटा सस्ता हुआ इसलिए वो कंज़्यूमर बढ़ गए हैं जिसके कि मैन्युफैक्चरर कहीं बाहर बैठे हुए हैं, उस डेटा के हाँ, जो डेटा होल्डर हैं। तो रोज़गार के सवाल को प्राइम मिनिस्टर से ही उम्मीद ये थी कि वो उसको कहीं ज़्यादा सीरियस ढंग से उस पर सही है। बात करेंगे मतलब कि चलिए आप मान रहे हैं इश्यू तो ठीक पकड़ा है अपोज़िशन ने। अपोज़िशन ने इसमें तो आप मेरे जा सहमत नहीं है इश्यू पुष्यमित्र से। हुँ, नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे ख़्याल से ही हुँ, उन्होंने रोज़गार कह के सही इश्यू पकड़ा है। उसी का हुँ। इंटेलेक्चुअल फ़ॉर्म में प्रशांत किशोर बोलते हैं और विपक्ष की इस बात का अभी भी कोई जवाब पक्ष ने नहीं दिया है। पक्ष के पास दूसरा कुछ है ना? वो सही। इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ें हैं। एक बात और पुष्यमित्र ने कही कि आप नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कहते रहिए, लेकिन जी, ये चुनाव जो है, फिर भी नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द घूमता है और इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ उनकी कि ऑपोज़िशन में जो मंच से आलोचना होती है, जो मंच से निशाने साधे जाते हैं, पॉपुलर भाषा मीडिया का टर्म, वो नीतीश कुमार पर कम है, बाकी पर बहुत है। नीतीश कुमार की बेचारगी, लाचारी, वो बस मुखौटे बना दिए गए हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम तो उन्हें ये बनाना चाहते थे, वो बनाना चाहते थे, ज़्यादा है। क्या नीतीश कुमार एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की स्थिति में पहुँच चुके हैं? जो उनका आखिरी चुनाव था, मुझे याद है कि बिल्कुल क्लैरिटी आ गई थी कि अपोज़िशन सब कुछ करेगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर हमला नहीं करेगा। नहीं देखिए एक तो मेरे ख़्याल से ये उचित भी है कि ओल्ड एज सबका आता है और कुछ मेडिकल कंडीशंस जो होते हैं, वो मेडिकल कंडीशंस के बारे में हम विस्तार से नहीं जानते, केवल इतना ही जानते हैं जो उनके करीब रहे हुए लोगों के माध्यम से कि उनका कुछ इलाज एम्स दिल्ली में, कुछ बाहर भी जब गए थे, तो वहाँ पर उनका कुछ इलाज कुछ चलता है, ठीक है? इतना ज़रूर लगता है जब आप खुद से देखते हैं उनको पीछे के नीतीश कुमार, उनका सार्वजनिक जीवन में अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते थे, अभी कैसे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो जो फ़र्क होता है। तो इस मामले में संवेदनशीलता का तकाज़ा है कि आप ओल्ड एज या मेडिकल कंडीशंस को मज़ाक का विषय ना बनाएँ और लोगों का सम्मान करें।
ये तो एक सामान्य भी शिष्टाचार के लिए ज़रूरी है। तो अगर विपक्ष उनको सीधे निशाना नहीं बना रहा है, तो कम से कम वो एक सभ्य समाज के में जो कुछ सामान्य अलिखित जो नियम हैं, उसका वो पालन कर रहा है, ये अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन अब मामला नीतीश कुमार, ये तो तय बात है कि जो एज है उनका अपना जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो प्रधानमंत्री से मैच नहीं करते। दोनों लगभग एक एज के हैं, 3-4 महीने का फ़र्क है। लेकिन दोनों ना ऊर्जा में ना वो फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार ने काफ़ी कोशिश की है और 3-4 महीने उसमें का फ़र्क है, बड़ा कौन है इनमें? शायद प्रधानमंत्री बड़े हैं। तो कुछ चलिए पैर कुछ छू लिए कुछ थे महीने नीतीश बड़े ने, हैं। उनके जिस हाँ। पर बड़ा जी, जी, हंगामा वो हो गया कुछ था। महीने बड़े हैं, प्रधानमंत्री कुछ हुँ, महीने बड़े हैं। लेकिन सवाल यही है कि अब नीतीश कुमार ने इसके बावजूद, अब चाहे वो उनका मेडिकल जो केयर हो रहा है, उससे उनको केयर करने वाले उनके आस-पास में कुछ विश्वस्त ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सब ने मिला कर के, लेकिन उन्होंने खूब कोशिश की है। इस चुनाव में वो सही बोल रहे हैं कि बाकी विपक्ष की तुलना में असल में जो इधर और सत्ता पक्ष में भी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा इस उम्र में और इन हालात में भी नीतीश कुमार एक्टिव रहे हैं। और एक सहानुभूति है कि उन्होंने जो एक पूरा नैरेटिव है कि एक गवर्नेंस का बहुत हुँ, भारी डेफ़िसिट का एक समय था 2005 आते-आते, वो एक्युमुलेट कर चुका था, उसको उन्होंने बदलने की कोशिश की, अपनी ओर से पूरी भरपूर कोशिश की। हुँ, तो इसके कारण से उनके प्रति एक सम्मान और एक उनके अभी की स्थिति को देख कर के एक सहानुभूति है, जिसका उनको चुनाव में लाभ मिल सकता है। हुँ, उन्होंने स्थिति बदली, बिहार की सूरत किस मामले में और कहाँ नहीं बदल पाए और उनके कंटिन्यू करने से बिहार को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ये सब हुँ। अभी भी जनता के बीच में भी जाने हाँ, पर ये हाँ, उनके बीच में बहस के विषय ये हैं। तो वोटर बताएगा, सही बात है। हाँ, और ये इसीलिए ये जो सहानुभूति है, कोशिश है, ये वोट में बदलेगा कि नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है दावे के साथ, क्योंकि बस उसी का वोटर्स इंतज़ार है और सर। और क्योंकि वोटर और भी बात बोल रहे थे, है ना? उनके पास इन सब सवालों पर मत हुँ, हैं वोटर्स के पास। सही बात है। उनके अपने इडियम्स हैं जिसमें वो अपनी बात कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा पुष्यमित्र मुझे अभी बात करते-करते याद आया कि जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था अमेरिका का, तो उसमें जो बाइडेन को लेकर कुछ इसी तरह की बातें होती थी कि उनकी तबीयत नासाज़ रहती है, सीढ़ियों पर गिर गए थे, वो फुटेज बार-बार चलती है। और ट्रम्प मेरा ख़्याल है उनकी उम्र भी कोई बहुत कम तो है नहीं, है ना? बाइडेन जैसी ही है। उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया कि मैं अभी भी फिट हूँ। मेरी मानसिक क्षमता फ़ैसले करने की अभी भी दुरुस्त है। मैं चलता-फिरता भी ज़्यादा हूँ, ये सब अपनी जगह है। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भले ही पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं और मैं भी सहमत हूँ, थोड़ा सम्मानजनक ढंग से ही बात हो रही है, पर मुद्दा बनाने की कोशिश थी। पर अभी कुछ दिनों में मैंने देखा 2-3 दिन में कि ये बात हुई कि जब हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ रहे थे खराब मौसम में और नेताओं ने अपनी रैली कैंसल कर दी, तो नीतीश कुमार भागते-दौड़ते नज़र आए इस उम्र में। जनता में इस बात को लेकर भी कुछ है चर्चा? मेरा कंसर्न ये रहता है कि हम ही तो नहीं करते रहते, जनता तक पहुँचती मतलब जनता करती भी ना हो। ना, ना, जनता तो देखती है। ऐसा नहीं कि जनता नहीं देखती है। वो देखती है कि कैसे कार से ही भी 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर उन्होंने सफ़र किया था और तेजस्वी उस दिन पूरे दिन बैठे रहे। तो तेजस्वी युवा हैं और सारी चीज़ें उनके फ़ेवर में है। फिर भी चुनाव को लेकर वो जो उत्साह है उनमें, वो इस बार नहीं दिख रहा है और नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार एक्टिव हैं, वो दिखता है लोगों को और उसकी और चर्चा होती है। पुष्यमित्र इसी में टोक कर वो तस्वीर मैं ज़हन में कौंधी तो ऐड कर दूँ, वो इंदिरा गांधी की तस्वीर याद आई, जब वो हाथी पर बैठकर पहुँच गई थीं। कहा गया था इसके आगे गाड़ी जा नहीं सकती। मगर उस एक फ़ोटो ने जो उस वक़्त देश भर में फैली, उनकी वापसी तय कर दी थी क्योंकि लोगों को लगा कि जो कैंडिडेट इतना सीरियस है, जो अभी भी कहीं भी जाने को तैयार है लोगों से मिलने के लिए, फिर हम उसे मौका दें। बनता है परसेप्शन? इतना ये उतना बड़ा परसेप्शन नहीं है, लेकिन हुँ। ये परसेप्शन ज़रूर है। देखिए कि सच यही है कि बिहार का एक बड़ा वोटिंग वोटर वर्ग है और अ, बिहार में 2 तरह के मतदाता हैं। एक मतदाता है बहुत वोकल है। आप किसी भी चौक-चौराहे पे जाएँगे तो वो आपसे खूब बात करेगा, वो इसको गालियाँ देगा, उसको गालियाँ देगा और एग्रेसिवली अपनी बात रखेगा। और हम सब लोग उसी को अपनी राय बनाते चले जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के समय में 2 तरह के वोटर ज़्यादा डेवलप हुए हैं। उसमें एक है अति पिछड़ा समाज जो बिल्कुल नहीं बोलता है और बोलता भी है तो अपनी राय इनको समझ में नहीं आने देता है, वो है। हुँ। और दूसरा है महिलाएँ।
महिलाओं से ज़्यादातर पत्रकार हम लोग बात भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। कुछ महिला पत्रकार कुछ कर लेती हैं, ठीक तो बात है। उससे कुछ बात होती है। ये जो है इसकी बड़ी संख्या है और दिलचस्प है कि आपको पुराने किस्से की तरफ ले जाता हूँ कि जब लालू जी के खिलाफ पूरा माहौल दिखता था सड़कों पर और लग रहा था कि इस बार लालू जी हार जाएँगे, तो लालू जी कह रहे थे कि चिंता मत करो मेरा जिन्न निकलेगा। तो बिहार का जो वो जिन्न है, वो यही वर्ग है, महिलाएँ तो नहीं लेकिन जो अति पिछड़ा है, वो दरअसल जिन्न है। अति पिछड़ा जब तक लालू जी के साथ रहा तब तक उसको कोई हरा नहीं पाया और कोई समझ भी नहीं पाया कि लालू जी कैसे जीत रहे हैं। तो जो अति हुँ। पिछड़ा जिन्न था लालू जी का, जब वो नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट हुआ, तो नीतीश कुमार के खात्मे की घोषणा उनके करियर में कम से कम 10 बार तो ज़रूर होती थी। अब खत्म हो जाएँगे, अब खत्म हो जाएँगे, अब खत्म हो जाएँगे। लेकिन ये वर्ग जो है अब उनके पक्ष में हमेशा आ ही जाता है और वो समझ में नहीं आता है कैसे नीतीश कुमार जीत जाते हैं। एक तो बात ये है। सही बात है, दूसरा सही बात बात है। ये है कि जो एग्रेसिव जातियाँ हैं, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन पास अभी जब मोकामा में अपराध हुआ था तो एक रिसर्चर मुझे मिले जेएनयू के हैं, उन्होंने एक सूची बनाई थी पिछले 40-50 साल में जितने बाहुबली और अपराधी किस्म के लोग राजनीति में आए थे, उनकी सूची बनाई थी। तो उन्होंने उस सूची में जब उसका विश्लेषण किया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 जातियों के लोग सबसे ज़्यादा हैं। उसमें 3 सवर्ण जातियाँ, 1 पिछड़ी जाति और 1 दलित जाति। इतने ही लोग थे जो बाहुबली और इस तरह के राजनेता थे। तो बाकी की जो पूरी जाति है तो वो जातियाँ जो है वो कैसे व्यवहार करती है हम नहीं जानते हैं। लेकिन वो सभी जाति जो है, वो एक तरह से उन तमाम जातियों से डरती है जो एग्रेसिवली चुनाव लड़ते हैं और एग्रेसिवली समाज में व्यवहार करते हैं। अब जब पंचायत चुनाव यहाँ आया, तो देखिए कि पंचायत में जो जातियाँ बहुत एग्रेसिव हैं, उनके लोग चुन लिए जाते हैं। लेकिन पंचायत लेवल पर जो अत्याचार होता है, उसमें अति पिछड़ी जातियाँ, दलित जातियाँ और इस तरह की जातियाँ और महिलाएँ पीड़ित होती है, ये पीड़ित वर्ग है। तो ये बड़ा-बड़ा डिफरेंस है। इसलिए अब कहने में संकोच मुझे नहीं है कि जो नीतीश कुमार माइनस एनडीए है और नीतीश कुमार और जो आरजेडी है, इन दोनों के सत्ता में आने से अगर लोगों को लगता है कि नहीं भाजपा सरकार बना लेगी या जदयू ये राजद सरकार बना लेगा, तो ये जो पूरा वर्ग है जो नीतीश कुमार के को वोट करता है और शांति चाहता है, दोनों को परेशानी होती है। ऐसा नहीं कि राजद से ही राजद के जंगल राज से ही डर लगता है। उनको इस बात से भी डर लगता है कि अगर भाजपा आ जाती है तो उसको लेके जो एक तनाव पैदा होता है वो हमको नहीं चाहिए। तो हुँ। और दोनों में कोई बहुत ऐसे नेता भी नहीं प्रॉमिसिंग है जो इस राज्य को शांति दे सके। इसलिए ये पूरा वर्ग जो है थक-हार के जब उसको डर लगता है, उसके रीढ़ में एक सिहरन होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा आ जाए या कहीं ऐसा ना हो कि जो जिस बीजेपी का नाम हम लोग सुनते हैं, जिसको नायक बनाया जाता है दूसरे राज्यों में योगी और दूसरे लोग, तो वो आ जाए या गिरिराज सिंह यहाँ भी एक्टिव रहते हैं, तो उनको सिहरन होती है, तो वो घूम फिर के फिर नीतीश कुमार के पास चले जाते नहीं, पुष्पमित्र जी हैं। ये फिर बड़ा मुझे जी, एक सवाल ये पूछना है, अच्छा है हम धीरे-धीरे आ गए नीतीश कुमार तक, अब राजद पर भी आऊँगा और पुष्पेंद्र जी भी इसे सुने ध्यान से सवाल को। मेरा पूछना ये है कि 20 साल हो गए हैं नीतीश कुमार को आए हुए और जिस जंगल राज की बात होती रहती है, वो याद दिलाते रहते हैं, 20 साल पहले था, है ना? फिर तो सुशासन आ गया बिहार में। ये जो वोटर है, जो इस 20 साल में वोटर बना होगा, उसने तो देखा नहीं है, उसे तो याद भी नहीं है। और न्यू वोटर की बात हमेशा नरेंद्र मोदी भी करते हैं, भाजपा भी करती है। भाजपा के बड़ा होने में इस नए वोटर का ही हाथ है, जिसने कांग्रेस को नहीं देखा समझा होगा, है ना? ये फैक्टर बिहार में काम क्यों नहीं करता है? नया वोटर है, उसे क्या याद है कि राजद के दौर में क्या हुआ था? उनका नेता तो तेजस्वी है। पुष्पेंद्र जी ने कहा ही है कि एक नदी में 2 बार थोड़ी नहाते हैं आप। राजद थी, वो जो थी, अब कुछ और है। एनडीए का हर चुनाव में लगभग पूरा फोकस हो जाता है कि वो लोगों को जंगल राज के बारे में बताए ज़्यादा से ज़्यादा, वो याद दिलाए। क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने कोई ऐसा बहुत महत्वपूर्ण काम कर नहीं दिया है जिसके आधार पर वोट मिल जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि काम के आधार पर ही वोट मिलते हैं, लेकिन एक उनको मालूम है कि एक वर्ग जो है डरेगा तभी वोट करेगा। हुँ, इसलिए वो बार-बार उसका ज़िक्र करते हैं और ऐसा नहीं है कि वो जो घटनाएँ हैं मतलब जंगल राज जो है राजद के समय का वो खत्म हो गया तो बीत गया। अभी जो मैंने पंचायत की बात बताई, पंचायतों में, गाँव में जो इस तरह की घटनाएँ होती हैं, अभी भी आप देखिए कि जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं और जो राजद समर्थक जातियाँ हैं, उनके बीच में तालमेल नहीं बना है, अभी भी नहीं बना। और जैसे 2015 में भी नीतीश कुमार और राजद ने मिलकर सरकार चलाई।
और फिर बाद में भी 2020 के चुनाव के बाद भी दोनों साथ आए। तो राजद के जो समझदार नेता थे वो बार-बार कहते थे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी को साथ-साथ काम करना चाहिए और ताकि अ, दोनों के वोटों के बीच में एक आस्था हो कि अब वो तनाव नहीं होगा। डरते हैं लोग, राजद के समर्थकों से जो अति पिछड़ी जाति है डरती है। जैसे मोकामा में एक उदाहरण अगर हम लेते हैं, मोकामा में हुँ। जो अभी घटना हुई, बहुत खराब घटना हुई और पूरा आरोप अनंत सिंह पर गया। अनंत सिंह जेल भी गए और हत्या की दुलार चंद यादव की। ऐसी परिस्थिति में बहुत स्वाभाविक था जो एक जनसुराज के प्रत्याशी जैसे पीयूष हैं, उन पीयूष। धानुक जाति से हैं। धानुक जाति की और जाति में एक गठजोड़ होया था। लेकिन जब मैं गया तो वहाँ के एक मतदाता धानुक मतदाता से मैंने बात की, तो उसने कहा कि ये मेरी तलहट देखते हैं, इस तलहट पर क्या धान उग सकता है? तो मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा कि जिस तरह से तलहट पर धान नहीं उग सकता है, उस तरह से यादव और धानुक एक नहीं हो सकते। और राजद के बीच में ये बहुत बड़ा कंसर्न है। कई बार जब उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है, तो वो लोग कहते हैं कि 1995 से पहले जिस तरह से हम लोगों ने बड़े भाई की भूमिका निभाई थी, वो हुआ था कि जब भी किसी दलित जाति के या अति पिछड़ी जाति के साथ कोई अत्याचार होता था, मारपीट होती थी या कोई उसकी महिलाओं के साथ रेप होते थे, यादव उसको लेके लड़ाई लड़ता था और मुकदमे करता था, दूसरी जगह जाता था। तो उससे क्या होता था कि बड़े भाई का एक की फीलिंग होती थी। कई बार ऐसे भी हुँ। कहा कि ऐसा नहीं और इन सब तमाम जातियों को संरक्षण दीजिए। उनकी तरफ से कोशिशें होती है, कि यादव भी कहते रहे हैं कि सभाओं में कि अति पिछड़े को साथ लाना है, इसलिए होती है। लेकिन एक जो एग्रेशन है और हुँ। जो हाल की घटनाएँ हैं उसमें कई बार जो लगता है कि दलितों के साथ कोई अत्याचार हुआ तो उनमें इनका नाम आता है। इसलिए वो सहजता यादवों के साथ या राजद समर्थकों के साथ अति पिछड़ी जातियों का, महिलाओं का नहीं बन पाती। ये बहुत बड़ी समस्या सही। है। हालाँकि वो सहजता फिर बुनियाद जाति के साथ भी नहीं बन पाती। ऐसा नहीं है कि उनके साथ ही नहीं बन रही है, लेकिन यादव उसमें ज़्यादा है। ये एक दिक्कत है जो और ये लोग भी कुछ जंगल राज का क्रॉस नैरेटिव भी ढूँढ पा रहे हैं। इसलिए ये सारा मसला चलते रहता है। 2020 हुँ। के चुनाव में अगर भूलने नहीं देते। गठबंधन हारा तो उसकी एक बड़ी वजह जो मुझे दिखी कि जब दक्षिण बिहार में लगा कि बढ़त मिल रही है महागठबंधन को, तो जो राजद समर्थक थे बहुत एग्रेसिव उत्तर बिहार में व्यवहार करने लगी, हमारी सरकार आ रही है। बाइक की रैली और एक मतलब हंगामा मचाना, तो उसको देख के बहुत सारे वोटर भयभीत हुए। तो फिर उन्होंने जो डिसीजन लिया था उसको बदला। तो ये एक सही। समस्या है, इसको मुझे लगता है कि महागठबंधन को, राजद को सबको विचार करना चाहिए, वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनको हुँ। कोशिश करनी चाहिए। हुँ। हाँ, पुष्पेंद्र जी, जो मैंने कहा, नहीं, जी। इस 20 साल में नया वोटर भी आया है, इसे जोड़ते हुए जो आप कहना चाहें ऐड कर दीजिए। नहीं, इसमें मैं कई मामले में पुष्पमती जी से असहमत हूँ। पहली बात हुँ। ये है कि देखिए जो हम लोगों ने चूँकि 60 से ऊपर के हो चुके हैं, तो हमने प्री लालू पीरियड को भी देखा है ना? हुँ। और जन्म हुआ एक अपर कास्ट के अंदर में, तो उसका एक एडवांटेज जो था और समाज के लिए जो डिसएडवांटेज था लार्जर समाज के लिए, उसको भी करीब से देखा है। जो अत्याचार थे उस समय में, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर ये एक समय को हम लोग जंगल राज कहते हैं, तो उसके पहले वाला समय तो घनघोर जंगल राज, कुछ ना कुछ एक विशेषण उसमें जोड़ना होगा। और क्या दादागिरी चलती थी, हमारे अपने परिवारों की भी या हमारे आस-पास के लोगों की। और तो वो एक दौर था, जबकि जिस दौर में जैसा मैंने कहा कि अत्याचार और शोषण का एक दौर था। तो जो शुरू का 5 साल था, मैं मानता हूँ कि जो लालू पीरियड में जो 5 साल शुरू के आए थे, वो भी एक chaos का ही पीरियड था। थोड़ा अफरा-तफरी, उथल-पुथल का समय था। लेकिन जो भी हो, बिहार की परिस्थितियों में उसने एक अच्छी भूमिका निभाई। वो भूमिका ये निभाई कि जो ऊँची जातियों के जो अत्याचार था, जिस प्रकार का, और कहीं-कहीं पिछड़ी जातियों में, जैसे पटना जिला में देखिए तो कुन्नी और नालंदा में इनके पास ज़मीन थी, इनके अत्याचार हमने देखे हैं। इन्होंने पहली अपनी जो प्राइवेट आर्मी, जिस तरह से बाद में रणवीर सेना वगैरह भूमिहार की बनी, सबसे पहली प्राइवेट आर्मी यहाँ पर भूमि सेना थी। थोड़े जगह पर नालंदा के साइड में यादवों के पास भी जहाँ ज़मीन थी और जहाँ वो मजबूत थे, तो वहाँ उन्होंने लोरिक सेना बनाई थी। तो ये सब पुराना इतिहास है। तो हमने उसके पहले लेकिन सनलाइट सेना, लिबरेशन सेना, बहुत सारे ये सब प्री लालू पीरियड हम लोग देख चुके हैं। और तो उन्होंने उस अत्याचार को समाप्त किया। हुआ ये कि
आप देखें अरविंद नारायण दास ने 1992 में किताब लिखी थी द रिपब्लिक ऑफ बिहार, तो वो उसमें एक पूरी सूची देखते हैं कि बिहार के अलग अलग हिस्से में कौन क्रिमिनल थे, बड़े नाम। मैं आता हूँ गोपालगंज से, हमारे साइड में गोपालगंज, छपरा, सिवान, ये सब साइड में जितने आप बड़े नाम की कल्पना कीजिएगा, वो सब नाम एक समय में ब्राह्मण थे। अब उसमें काली पांडे के ऊपर तो फिल्म बन चुकी है ना। और हमारे और दूसरे आपको फिर मिलते हैं, कुछ मुस्लिम थे, है ना। कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह पर यादव भी थे, उस समय में भी दुलार चंद यादव का नाम 92 की किताब में है। हम्म लेकिन फिर आपको बाकी जितने थे, और एक ब्राह्मण के अलावा भी बाकी कई क्षेत्रों में आपको ऊंची जातियों के ही लोग थे। ठीक है। तो ये जो होता ना कि बाहुबल वाला जो मामला था, ये बाहुबल का मामला पहले से मौजूद था। उसमें उन्होंने, लालू जी ने ये किया कि कंपोजिशन बदल दिया, और हमारे यहाँ से जो अपर कास्ट के जो बाहुबली हुआ करते थे, हम्म जितने देवेंद्र दुबे, अपहरण का आप अगर पुराना इतिहास में जाइएगा तो एक सबसे बड़ी एक घटना घटी थी अपहरण की, वो चंपारण के जंगल में, जहाँ एसपी के बेटे को, केदार पांडे उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एसपी के बेटे को उसमें उठा लिया गया था, अपहरण हुआ था। और तब क्या था कि पूरा खैर के जंगल की सफाई चल रही थी, ये प्राइवेट पूरा लूट मचा हुआ था उसका। ठीक है। ये पूरा आपको मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पीरियड के अंदर का जो जंगल राज था, ये उसकी कहानी। तो ये इसमें इन्होंने क्या किया कि उनको या तो रिप्लेस किया या कई जगह गठजोड़ हो गया। हमारे क्षेत्र में भागड़ यादव नाम का एक बड़ा नाम उभरा। अब ये इनका और देवेंद्र दुबे या बाकी लोगों का, ये एमएलए भी हुआ करते थे, भागड़ के भाई को बनाया, देवेंद्र दुबे खुद एमएलए होते थे। अपहरण लोग करते थे और भागड़ के यहाँ जाकर लोग बच्चों को रखा जाता था। तो ये मैं जो कह रहा हूं आपको कि, तो ये जो 5 साल था, इसने उस कंपोजिशन को बदला और समाज उससे डेमोक्रेटाइज हुआ। लेकिन क्या हुआ कि इसके आगे बढ़ना चाहिए था। अब जो सत्ता ने एक बड़ी भूमिका निभाई कि पुराने जो दबदबे थे उसको तोड़ा, तो उसने अब नए दबदबे को बढ़ते रहने दिया, जो कि बाद में अपहरण और उस राज, जब हम्म जंगल राज बोलते हैं तो उसमें मूल रूप से देखिएगा तो इन स्टेट का इनेक्शन और अपहरण, ये इमेज ज्यादा आता है ना। एक खास तरह का ये क्राइम था, इकोनॉमिक क्राइम भी थे लेकिन कम थे, ज्यादा यही क्राइम था। अब आइए कि उसके बाद में, तो उनके पास कोई स्पेक्टेकल नहीं है कुछ दिखाने के लिए। तो आप हमेशा उस नैरेटिव को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खास करके अंतिम 5 साल का जो नैरेटिव था, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो अपहरण को लेकर के, है ना। और नैरेटिव के नाम पर उनके पास है, जिसको वो उतना यूज नहीं करते हैं, वो सुधा है, सुधा डेयरी का। लेकिन ये बाद वाले जो साल हैं, आप आंकड़ों में जाएंगे, ये मान लेने के बाद भी कि शायद क्राइम रिपोर्टिंग इंप्रूव कर गई है, हालांकि इसको मानने का बहुत ठोस आधार नहीं है, तो क्राइम बहुत बढ़े हैं। काफी क्राइम है इस समय पूरे बिहार में। और ऐसा नहीं कि अपहरण बंद हो गया है, लेकिन अब क्या है कि क्राइम का जो प्रोलिफरेशन है, वो बहुत विभिन्न रूपों में हुआ है। तो वो जो कि सेंसेशन पैदा करता है, एक क्राइम जो कि जिसका कि एक विजुअल बनता है, जिसका कि ऑप्टिक्स है या स्पेक्टेकल है, वो क्राइम नहीं, बल्कि हम्म जीवन हर मामले में, क्षेत्र में क्राइम, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक क्राइम। और बाकी जो बाहुबल है, वो तो आप दुलारचंद और अनंत सिंह की घटनाओं से ही आपने देखा। तो ये सारा कुछ एक एक बाहुबली जहां पर है, वो सब कुछ बना हुआ है। तो सही। अब लेकिन इसमें फर्क यही है कि यहाँ पर कुछ एस्पेक्ट है, आपको बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हैं, बड़े बड़े पुल हैं, और यहाँ की भाषा में, इकोनॉमिक शब्दावली में, आम जनता तक 4 लेन 6 लेन एक नई शब्दावली बन गई है ना। अब कोई ये नहीं पूछता है कि उस पर ट्रैफिक डेंसिटी कितनी है, ट्रैफिक डेंसिटी इस 4 लेन या 6 लेन पर कम क्यों है, क्योंकि, और उसमें भी खास तौर से कमर्शियल ट्रैफिक डेंसिटी कितनी है, क्योंकि 4 लेन और 6 लेन की कहाँ जरूरत थी, सही बात है, किस उपयोगिता लिए क्या है? जरूरत थी। सामान्य लोगों के चलने के लिए केवल 4 लेन और 6 लेन नाम का इतना महंगी और एक्सप्रेसवे की जरूरत है। तो ये क्यों है। लॉन्ग डिस्टेंस हाईवे जो हैं वो बेहतर हो गए। बाकी आपने अभी, मैंने कुछ वीडियोस देखे मोकामा के, आप ढूंढिएगा और वो वीडियोस देखिए उस पूरे क्षेत्र के, और आपको रुलाई आती है जाकर। हम ने आप दूर हैं तो आप देख सकते हैं, अगर फील्ड में जाइए, हम तो अगर घूमते हैं तो हर जगह, मैं जहाँ रहता हूँ पटना के अंदर, यहाँ की रुलाई आती है देख देख करके, कचड़े के बीच में, उसी में हम लोग जीते हैं, है ना। तो मैं ये अब आपको कहूंगा कि आज के डेट में सेलेक्टिव ढंग से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, एक कुछ सेलेक्टिव मामले में हुआ है, और उसका एक स्पेक्टिकल है। तो नैरेटिव अलग अलग बन सकता है,
है ना? हम्म, जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ बिहार का, वो नैरेटिव नहीं बन पाता है। आज ये ईबीसी भी क्यों बोल पा रहे हैं? ईबीसी को बोलने की जो आजादी हुई, दलितों को वोट डालने की जो आजादी हुई, उस मामले में हम्म, हमेशा का 95 जो है 1995 का इलेक्शन एक वाटरशेड इलेक्शन था। क्योंकि पहली बार हम लोगों ने खुद तब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और देखा कि पहली बार ये संभव हुआ कि गरीब गुरबा वो जाकर के वोट डाले, वो आवाज उठाए, बोले, ईबीसी पे वोट डाले, है ना? और इसीलिए ईबीसी उनके साथ था। यादवों की उच्छृंखलता या वो सब एक हम्म, अलग बात है। हम्म, मैं ये कह रहा हूँ कि इस अब जनता के लेवल पर इन्होंने एक नैरेटिव को एक परपिचुएट करने की सत्ता पक्ष ने कोशिश की है, जिसमें वो काफी हद तक सफल हुए। लेकिन फिर कुछ सवालों का जवाब चाहिए, है ना? वो सवाल बनते हैं, जेन्युइन सवाल है। पहला हम्म, सवाल ये बनता है कि फिर सबसे बड़ी पार्टी राजद कैसे बन गई? है ना? ये एक हम्म, सवाल बनता है, क्योंकि अगर हम्म, दो ही कम्युनिटी है, तो सबसे बड़ी पार्टी वो नहीं बन पाती, क्योंकि उसके बाहर तो 70% है। 31-32% अगर यादव और आप मुस्लिम को ले लेंगे, जिनका करीब 80% के आसपास इसको राजद को वोट जाता है। तो हम्म, पूरा का पूरा वो 32-33% नहीं आता है, 27-28% होता है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाती। दूसरी बात कि नीतीश कुमार, ये इतना फ्रैक्चर्ड, मतलब ये राज्य की राजनीति है, तो नीतीश कुमार का वोट परसेंट 19% के आसपास या बिलो 20% क्यों रह जाता है? आधी आबादी औरतों की है, 48% का भी माना जाए, ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार उसमें आधे सीट पर इस बार लड़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार 140-43 सीट पर लड़ते थे। तो कम से कम 25% वोट तो केवल औरतों से आना चाहिए। ये भी मान लिया कि चलिए 80% ही आता है, तब भी 18-20% तो केवल औरतों का होना चाहिए। ईबीसी 34% है। आधा भी अगर मिला, है ना? क्योंकि आप 143 से लड़ रहे थे, आधा नहीं से मिलता ज़्यादा सीट उतना। तो नीतीश कुमार का वोट परसेंटेज, ये तो 2 को ही केवल मिला लिया सही। जाए, तो हमेशा 35% के आसपास इन तो अपने बल पर सरकार बना लेते। तो बहुत सारे मिथ बने हुए हैं हमारे बीच में। हाँ, मामला यहाँ आता है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम औरतें जाकर के नीतीश कुमार को देती हैं इसलिए कि वो औरत हैं, या यादव औरतें दे देती हैं, या बाकी तमाम दलित औरतें सभी उनको दे देती हैं। औरतें पहली बात है ज़्यादा वोट डालती हैं, है ना? ये वोटिंग हम्म, परसेंटेज 6-7% का फ़र्क है। औरतें आप कह सकते हैं कि बाकी पार्टियों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं नीतीश कुमार को। ईबीसी शराबबंदी कारण है। शराबबंदी एक फैक्टर है, क्योंकि एक उसने है। क्या कि जो स्ट्रीट का जो न्यूसेंस है, उसने उसको ज़रूर कम किया एक है। हद तक कंट्रोल किया होगा, लेकिन हाँ, शराब बिकती है अभी भी। हाँ, लेकिन स्ट्रीट न्यूसेंस ऑप्टिक्स ही है बस, आई थिंक। जी, और इसके अलावा जीविका प्रोग्राम का थोड़ा असर है, जो कि काफ़ी वो भी है। गवर्नमेंटलाइज़ हो गया है। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर का जो इमीडिएट सुधार था डे टू डे लाइफ़ में, उसका हाँ, असर हुआ। तो अपेक्षाकृत मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ज़्यादा वोट करती हैं, वो और ज़्यादा चूँकि होता है। वो वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है, तो वो उसका हाँ, असर दिखता है। यही बात ईबीसी पे आप बोल सकते हैं। ब्लॉक करके कि ब्लॉक में वोट करता है ईबीसी, तो फिर तो एनडीए का वोट परसेंटेज जो है वो 50% से ऊपर हो जाता है, दोनों का मिला करके 60% से ऊपर होना चाहिए। वो ठीक नहीं है। है। पुष्यमित्र जी, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सामने खबर चल रही है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफ़िले पर पथराव हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले ये चुनाव लगभग सेंट्रिक हो गया अनंत सिंह के, है ना? जब हमने वहाँ पर हत्या होती हुई देखी। इसके पहले तक फिर भी ये लग रहा था कि ये चुनाव बिना हिंसा के, बिना शोर-शराबे के आराम से निपट सकता है, जैसा इस मुल्क के बहुत सारे सूबों में निपटता है। बिहार इस मामले में अलग क्यों है, पुष्यमित्र? देखिए इस बार ज़रूर अलग हुआ है। अभी पिछले चुनाव तक 2024 के चुनाव तक वो शांति रही थी हाँ, लेकिन हम और तो ये इस उम्मीद कर रहे थे कि क्रमशः ये शांति हाँ, और बढ़ती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी, और कल्चर में आ जाएगी, पॉलिटिकल कल्चर में। इस बार क्या हुआ देखिए कि आपने मतलब राजनीतिक दल फिर उस दिशा में लौटते नजर आए हैं। कई बड़े अपराधियों को जेल से निकाला गया, उनको टिकट दी। हुँ, जैसे कि देखिए कि आप राजनीतिक दलों का नजरिया कैसे बदलता है। जिस मोकामा की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें सितंबर महीने में जब तेजस्वी यादव जाते हैं, तो वो कलम मारते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ के लोगों को बंदूक के बदले कलम देना चाहते हैं। हुँ, लेकिन जब वो उम्मीदवार देते हैं, तो वो एक बाहुबली की पत्नी को देते हुँ, हैं, जबकि उससे पहले वो सोच रहे थे कि किसी और को दें। जो हुँ, अनंत सिंह है, जो एक चरित्र है, वो लगातार नीतीश कुमार के साथ लगातार वो है। और ये 2 ही नाम नहीं है, रीतलाल यादव है जो पटना में चुनाव लड़ रहे हैं।
अशोक चौधरी को इस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव के समय में जेल से निकाला गया और उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। और हम्म मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव लड़ रही है। आनंद मोहन को जेल से निकाला गया और उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, उनके बेटे को टिकट दिया गया। तो इस तरह की चीजें पिछले 2 चुनाव से दिख रहा है कि बाहुबलियों को निकाल के जेल से, जैसे कि शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया, जो ये पुराने नाम थे, बहुत चर्चित नाम थे, उनको हम्म उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, अलग-अलग लोगों को टिकट देने के प्रचलन 2014 में 24 में शुरू हुआ और 25 में उसका बेहद रूप देखने को मिला। और वैसे और कोई पार्टी दूर नहीं है इससे, बाय द वे। कोई बेंगल राज, क्योंकि सुशासन, ये सब जो है, हाँ, किसी को भी देख लीजिए आप, उसमें कोई भी कोई अपवाद दिख नहीं रहा है। कोई अपवाद नहीं है, दोनों तरफ के लोगों ने बराबरी की, ऐसे अपराधियों वाम को। पार्टियां अपवाद हैं केवल। हाँ सर, वो तो अपवाद है ही, अभी रिजल्ट में भी अपवाद दिखेंगे वो। वो जो भी हो, मैंने केवल तो मैं वही यही एक तो, अपवाद है। मतलब दुखद है ना, ये आप कह रहे हैं कि वो अपवाद है, लेकिन मैं भी इस बात को दावे से कह देखिए, सकता हूँ कि मैं वो ये मैं बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स विधानसभा में नहीं होंगे, तो ये कितना दुखद भी है मैं ना फिर। मैं ये मानता हूँ कि वाम पार्टी अपवाद है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वाम दलों को कम से कम सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे की उम्मीदवारी का विरोध करना बिल्कुल। और उनका भी इतिहास कोई, हाँ, उनका भी इतिहास हिंसा से मुक्त नहीं है। चाहिए। हाँ, दूसरी बात कि इतनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुए और विरोध हुए। सीपीआई ने कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट किया है, सही है। सीपीएम ने विरोध किया। तो क्या आप इस सीट पर एक प्रतीकात्मक विरोध नहीं कर सकते? बिल्कुल सही बात है। जो जो शहाबुद्दीन कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या का आरोपी रहा है और ये सब मानते हैं, हुँ, तो आपने उसका विरोध नहीं किया। तो हुँ, समझौते आपने भी किए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। समझौते नहीं किए। तो ये दिक्कत है। और अगर क्या कहते हैं, रीतलाल यादव और मुन्ना शुक्ला की बेटी अगर चुनाव लड़ती है, अगर ऐसे लोगों की उम्मीदवारी का विरोध महागठबंधन के अंदर नहीं होता है वाम दलों के द्वारा, तो ये दिक्कत की बात है। हुँ, और विरोध जहाँ तक एनडीए की बात है तो वहाँ तो जैसे कि तरारी में देखिए कि एक क्रिंदल के बेटे को फिर टिकट दिया गया, पिछले चुनाव में निकाला गया था। तो ये सब लोग जो जंगल राज की बातें करते हैं, चुनाव में अपनी-अपनी सहूलियतें देखते हैं और उस सहूलियतों के हिसाब से उम्मीदवार देते हैं और उस सहूलियतों के हिसाब से बाकी तमाम चीज़ें करते हैं। ये हुँ, दिक्कत है और पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक लगता है कि कहीं न कहीं इसकी वजह नीतीश का कमज़ोर होना भी है। हुँ, नीतीश हुँ, जब तक हुँ, मजबूत रहे, तो उन्होंने कुछ हद तक परहेज़ किया क्योंकि वो अपनी छवि को लेके बड़े कॉन्शियस रहते हैं। सच बात। और और ऐसा नहीं कहता कि नीतीश के कमज़ोर होने के कारण उनकी नज़र के पीछे ये सब हुआ होगा। उनके सामने भी हुआ होगा कि चूँकि नीतीश कमज़ोर महसूस कर रहे हैं खुद को, तो वो किसी न किसी तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए वो अनंत सिंह से मुक्ति नहीं चाहते हैं। इसलिए वो अगर कोई और उम्मीदवार एनडीए से आ रहा है, तो उसको लेके वो बहुत नानुकुर नहीं करते हैं। नीतीश कुमार से हाँ। अनंत सिंह को मिलवाया गया तब उनका टिकट फाइनल हुआ। हाँ, हाँ, वो जो बार्गेन करने की ताकत है, वो धीरे-धीरे घटती जाती है। भई ताकत कम हो गई तो आपकी ताकत पिछले बार्गेनिंग की 2 भी घट चुनाव गई। से ये दिख रहा है कि बाहुबलियों को ढूँढ-ढूँढ के जेल से निकाल के टिकट दिया जा रहा हाँ, है। तो देखिए बिहार वापसी की तो हो रही है राजनीति ना, मतलब हाँ, तो जिस बिहार की उम्मीद आप में हम सब कर रहे थे कि क्रमशः जो सुधरता शांति थी, जाएगा। हाँ, हाँ, वो तो नहीं है। इस बार वाला वो चुनाव, वापस एक तरफ आप लोग ये कह रहे हैं, दोनों सहमत हैं कि जनता में उदासीनता, निराशा है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन्स पर चैनलों की कोई उदासीनता और निराशा नहीं है। जमकर ऐसे-ऐसे विज़ुअल आ रहे हैं कि बहुत देर तक टीआरपी खींची जा सकती है, क्योंकि बिहार मौके दे रहा है। बिहार की पॉलिटिक्स मौके दे रही है। और ये निराशा या उदासीनता बहुत चिंता का कारण इसलिए भी है, क्योंकि जब आप मुद्दे गिनाते हैं तो लगता है बहुत सारे हैं। अभी गिना रहे थे पुष्पेंद्र जी, पी के द्वारा इंटरव्यू में गिना रहे हैं। लेकिन आप वोट ही नहीं देने जा रहे हैं उस मुद्दे पर, या तो फिर वो मुद्दा नहीं है, या फिर आप ये भरोसा कर चुके हैं कि हमारे वोट देने से कुछ बदलता नहीं है। देखिए, बहुत पहले एक सीएसडीएस का स्टडी था, ठीक है? हुँ, और उस स्टडी में से जो फाइंडिंग थी, जिसको कई लोगों ने लिखा था, मैंने भी एक उसका लेख इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखा था, उसमें उससे ये साबित होता था कि गरीब लोगों का खास तौर से या सामान्य लोगों का भरोसा इस सिस्टम पर, इस पूरी जनतांत्रिक व्यवस्था पर, ये पहले की तुलना में 50 और 60 के दशक की तुलना में ये भरोसा लगातार बढ़ता चला गया है। लेकिन उसी अनुपात में जो इसमें जो खिलाड़ी हैं, इस पूरे सिस्टम के जो एक्टर्स हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, इनके प्रति उनका विश्वास कम होता चला गया है।
और ये जो विरोधाभास है कि वो जनतंत्र को देखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं, उसके प्रति उनकी अटूट आस्था, इसलिए इसके बाहर की पार्टियों को के लिए इस देश में गुंजाइश नहीं है कि बहुत दूर तक वो जा सके। हम्म। ऊपर जनतंत्र की जिम्मेदारी है, ये अपना भरोसा खो रहे हैं। और पुष्पमित्र ने जो कहा, सूरजभान को जेल से निकालने के लिए, और उस समय नीतीश जी की ये मानसिक दुर्दशा अभी नहीं आई थी सामने, उस समय में जेल के मैनुअल में चेंज किया गया ताकि उनको जेल से बाहर निकाला जाए। वो क्या मजबूरी थी उनकी? क्यों आनंद किया? मोहन ये तो ये सॉरी, आनंद मोहन के लिए आनंद मोहन, सॉरी, आनंद मोहन के लिए। उस और ये समय भी बात मैं कमजोर कह हो। सकता हूँ कि जेडीयू में ही, ये तो जेडीयू के कैंडिडेट हैं आनंद सिंह, और यही आनंद सिंह को देखिए गाली देते हुए, वो विजुअल्स अभी भी थोड़ा भी खोजेंगे तो आपको नेट पर दिखेगा, नीतीश कुमार की ही सरकार को गाली देते हुए, है ना उनका। तो और उसी को, लेकिन ये तो कोई एनडीए का दूसरी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, ये तो सही बात। जेडीयू का उम्मीदवार है। और जब आपका लोग कह अपना रहे हैं है। कि नीतीश जी एकदम कंट्रोल में है, पूरी फुल कंट्रोल में है, और उम्मीदवारों, एक एक उम्मीदवार के सिलेक्शन में उनकी भूमिका है, हम्म। नहीं है उनका, कोई बाहर का नहीं। सही है। अच्छा, इस पॉडकास्ट के आखिरी चरण में है, 2 3 4 सवाल जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ, ऐसे बहुत सारे थे। तो हमने बहुत सारे लोगों पर बात की, थोड़ा मुझे बीजेपी के बारे में एनलाइटन कीजिए। वो इस बार क्या सोच रहे हैं? तो उस खेमे में कौन है दावेदार? कुछ उन्हें उम्मीद है कि चुनाव बाद खेल पलट सकता है, उनकी बारी आ सकती है इस बार? बीजेपी के सामने एक ही उपाय बच गया है, वो इंतजार करें, इंतजार करें, इंतजार करें, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनको इंतजार करना है, और जब नीतीश कुमार खुशी खुशी उनको सत्ता दे दे तभी वो ले लें, क्योंकि वो इस तो चुनाव में फिर से नीतीश कुमार थोड़े और मजबूत होने वाले हैं। और अभी देखिएगा कि सोशल मीडिया पर और दूसरी जगह एक चर्चा चलती है, वो ये कि जो मुस्लिम मतदाता है वो कहते हैं कि इसका मजबूत होना जरूरी है, इसलिए जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ जेडीयू को आप वोट कर सकते हैं। हम्म। ये चर्चा है। दूसरी ये चर्चा है कि जहाँ जेडीयू नहीं है वो जेडीयू के वोटर बताए कि आप जेडीयू को वोट। तो ये मुस्लिम मतदाताओं के बीच में ये चर्चा है। तो इस बार दूर होंगे, इस बार नीतीश कुमार मजबूत होना तय है। वो 43 सीट से 50-60 तक जाएंगे, और जेडीयू का और तमाम पार्टियों का कमजोर होना भी तय है। उनके पास सीटें नहीं लाएंगी, आरजेडी उतनी सीटें नहीं लाएंगी, और वाम दल जो सीपीआईएम है वो सीटें जीतेंगी, वो सबसे। कांग्रेस उतनी सीटें नहीं ला पाएगी या वो उतने पर रहेंगी। और तमाम घटना तय है, इस चुनाव के इकलौते विनर होंगे नीतीश कुमार। वो जीतेंगे, बाकी लोग हारेंगे। तो ठीक है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं, ये है। ठीक है। पुष्पेंद्र जी कुछ नहीं। जोड़ना चाहें तो जोड़ दें, मैं जी साथ जी, में एक मैं नाम और ले लूं, लेकिन एक नाम ले लूं बस साथ में। जी इसी कुनबे में एक और व्यक्ति हैं, चिराग पासवान। जी, तो इसमें मैं ये चिराग कहूंगा, पासवान हाँ, एक बार पुष्पमित्र जी से। हाँ, पुष्पमित्र जी कर लें पूरा, हाँ। हाँ, हाँ। चिराग पासवान इस बार सबसे बुरी स्थिति में है। उनको संख्या में सीटें दे दी गई है, जैसे पिछली बार कांग्रेस को संख्या में बहुत सारी सीटें मिल गई थी, लेकिन इतने भी हुँ। एक भी सीट नहीं थी। चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटें जीती, और उसके आधार पर इन्होंने 5 गुना 6 के आधार पर 30 सीटें मांगी थी, 29 सीटें मिली। इन 5 में लोकसभा सीटों के अंदर उनको सिर्फ 3 सीट मिली है। बाकी जो 26 सीटें हैं उनके बाहर की है। उनको हारने वाली तमाम सीटें पकड़ा दी गई है, उनकी सीटें, उनका प्रदर्शन बहुत एवरेज कमजोर खराब हो होने वाला जाएगा है। उनका, है? हुँ। पूरी तरह से वो नीतीश कुमार पर आश्रित है, इसलिए नीतीश कुमार को अपने छठ में घर में बुलाते हैं और उनसे मिलते हैं। और पहली बार माना जाता था कि गठबंधन में चिराग पासवान जो है पूरी तरह से बीजेपी के हैं, और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी नीतीश की तरफ। लेकिन पहली बार हम लोगों ने चिराग पासवान को नीतीश पर आश्रित होते हुए देखा। ये स्थिति है। हाँ, ये है। जी, पुष्पेंद्र जी। मेरा इस पर मत है वो ये है कि 2020 के चुनाव में नीतीश जी कमजोर जितने हुए उतने होते नहीं, क्योंकि चिराग पासवान को बीजेपी तो चाहती है कि वो कमजोर हाँ, हो, हाँ। मिल हाँ, करके इतना सीट आए कि वो सरकार बनाए, लेकिन ये कमजोर हो जाए, हम हमारा हो। तो लेकिन नीतीश जी ने दिखाया कि अगर ये सब एक साथ लड़ रहे हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में वो उन्होंने एक तरह से अपनी वापसी की, और करीब करीब बराबर का सीट जीता लोकसभा के चुनाव में। तो वो तो उन्होंने दिखा दिया कि जो 2020 था वो एक तरह से अपवाद था, क्योंकि हुँ। उसमें एनडीए एक साथ नहीं थी, ये दोनों अलग से लड़ रहे थे और नीतीश जी को नुकसान कर रहे थे।
तो इस बार के का जो पूरा चुनाव है उसमें अ, एक लेकिन फैक्टर बदला है, 2 फैक्टर इसमें बदल गए हैं। एक फैक्टर तो ये बदला है कि नीतीश जी दिखते हैं और आम लोगों में तमाम सहानुभूति के बावजूद ये बात हुँ, दिखती है कि अब वो अवसान पर हैं। बुजुर्ग हो चले हैं, हुँ, थोड़ा सब मानते हैं। फेशियल भी कुछ मसल्स के ऊपर में कंट्रोल की कमी है, तो चेहरा आप देखते होंगे जो हो जाता है, वो सब कुछ लोगों को दिखता है। हुँ, तो हुँ, लोग नीतीश के बियॉन्ड भी ज़रूर सोच रहे होंगे, वो चाहे आप इन डेप्थ इंटरव्यू में बोलते हैं, लेकिन सामान्य रूप से लोग सम्मान के कारण शायद नहीं बोलते। सही। लेकिन ये बातें जब इन डेप्थ जो इंटरव्यूज़ जितने हुए हैं इधर, उसमें ये बात निकल के आई है कि लोग आगे का देख रहे हैं, एक बात ये। और अदरवाइज़ अगर कहा जाए कि सब एनडीए मिलकर लड़ रहे हैं, तो नीतीश जी कमज़ोर नहीं है एक्चुअली। दूसरी बात जो है कि लोगों के सामने एक सवाल ये है कि जो कुछ ये 20 साल में हुआ, अब क्या हो रहा है कि शुरू के 5-7 साल या अधिक से अधिक आप कह सकते हैं यहाँ पर भी, जैसे लालू का 5 साल था, तो यहाँ भी सब कुछ नया करने का वो 5 से 10 साल था। 10 साल के बाद वही चीज़ आपको संख्या में परिमाण के रूप में ज़्यादा मात्रा में वही चीज़ें हो रही हैं। तो नीतियाँ वही हैं, काम वही हैं, सब कुछ वही है, आपको केवल अब ज़्यादा होगा। तो मोर ऑफ द सेम वाली बात जो होती है, तो क्या आप उसी चीज़ को और ज़्यादा मात्रा में वही होते हुए देखना चाहते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो वो जितने लोग बोल रहे थे कि देखिए जितने विज्ञापन आए, सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड थे, कुछ फ्रीबीज़ का था या सोशल वेलफेयर का हुँ, था और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का था। तो यानी कि आगे भी और जो भी कुछ नए अनाउंसमेंट या वो रोज़गार वगैरह को लेके, तो उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। अचानक से आउट ऑफ ब्लू एकाएक आपने अनाउंस तो कर दिया, कुछ बताया नहीं कि वो क्या? जो सवाल आप विपक्ष से पूछेंगे, वो सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। तो लोगों के सामने ये ज़रूर प्रश्न है, उन्होंने क्या निर्णय लिया ये हम नहीं जानते, बैलेट बॉक्स जब खुलेगा तो पता चलेगा। हुँ, लेकिन लोगों के सामने ये प्रश्न था कि क्या हम जो कुछ हो रहा है पिछले 10 सालों में उसी को और आगे और 5 साल वही होते हुए देखना चाहते हैं? या कि कुछ बदलाव के लिए प्रयोग किया जाए तो कुछ नया होने की उम्मीद है। हुँ, नहीं हो बिल्कुल, पाएगा वो या होगा वो तो नहीं मालूम। लेकिन सही। कुछ नया होने की उम्मीद इस बदलाव से, ये सवाल है लोगों के बीच। लोगों ने क्या किया पता नहीं। सही। चिराग पासवान की हुँ, विश्वसनीयता अ अपेक्षाकृत कहा जाए तो कम है। कम है। हाँ, अपेक्षाकृत कम है। वो थोड़ा सिनेमा में गए थे, इसके कारण से उनके प्रति एक आकर्षण था शुरुआत में कि अच्छा। वो भी ना कि ये बिहार का एक आकर्षण क्या था कि जब आप उबने लगते हैं, एक ही चीज़ चल रहा है करीब 35 साल से देखिए ओबीसी का पूरा एक इरा चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि दलितों में कितना एक ऊब होगी कि भाई हमारा नंबर कब आएगा? अपर कास्ट के अंदर में है कि ब हम अरे हमको भी तो माने मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत मिला है इस रिजीम में, लेकिन उससे ज़्यादा चाहिए। आज के डेट में देखिए जेडीयू को कौन चला रहा है? नीतीश जी एक उसमें हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, बाकी जो उनके करीबी हैं, वो बिहार हैं। ब्यूरोक्रेट्स देखिए राजपूत और कायस्थ हैं, जो उनके हुँ, पूरी पार्टी में अब आज के डेट में कहाँ लौकुश है, कहाँ बाकी एक आप ईबीसी बता दीजिए। तो ये जो पूरी बात है, एक तो हमारा नंबर कब आएगा वाला जो बात था, तो ये एक व्यक्ति था जो कि बाहर से था, बम्बई से आता है, सिनेमा की दुनिया से आता है। ये शायद हुँ, कुछ अलग होगा, है ना? ये था लेकिन हुँ, हुँ, वो हुआ नहीं। मतलब वो हुँ, जो हनुमान और वो सारे जो गिमिक्स थे हुँ, म हुँ। दिख नहीं रहा है, इस बार तो आकर्षण नहीं दिख रहा है। हाँ, पिछली बार फिर भी था थोड़ा। जी। अच्छा, सेकंड लास्ट सवाल जल्दी-जल्दी करेंगे पुष्यमित्र जी। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस और मुकेश सहनी, क्या दिख रहा है हाँ, स्टेक्स बढ़ेंगे? मुकेश सहनी को लेके बहुत ज़्यादा आकर्षण खास तौर पे उनकी जातियों में है। बहुत बिल्कुल। ज़्यादा मैं दरभंगा में एक मछली पट्टी में गया, मुज़फ्फरपुर के किसी इलाके में देखा, अलग-अलग जगह पे गया। युवाओं और में मैं फिर खास तौर जोड़ पे भी बहुत दूँ, ये वो जगह है जिसने पिछली बार रिज़ल्ट पैदा कर दिया था विधानसभा चुनाव का। ये वो जगह है। और वहाँ आकर्षण है। और मैं दरभंगा के जिस मछली पट्टी में गया था, उस मछली पट्टी में बीजेपी के मंत्री हरीश सहनी की अपनी दुकान है, हुँ, मछली की। वहाँ अपना वहाँ का गल्ला है और उस गल्ले में मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिल रहा जो हरीश सहनी का समर्थक, और सारे के सारे निषाद ये मुकेश सहनी का नाम ले रहे थे और उनके बारे में बात कर रहे थे और हरीश सहनी को भला-बुरा कह रहे थे। हरीश सहनी है, राजभूषण चौधरी हैं जो केंद्र में मंत्री हैं,
और मदन सहनी है, निषादों के कई नेता एनडीए में है, बीजेपी में है, लेकिन उनमें से किसी को कोई नेता नहीं मान रहा है। एकमात्र नेता वो भूपेश सहनी को मान रहे हैं। उसकी एकमात्र वजह है कि इस बार उनको डिप्टी सीएम का कैंडिडेट अनाउंस किया गया है, तो उनको लगता है कि शायद उनके जाति से, उनके समाज से कोई व्यक्ति डिप्टी सीएम बन जाए, तो उनको वो लेकर पूरा आकर्षण है। हाँ, हाँ। हाँ। और दूसरा आपने क्या कहा था? दूसरा मैं पूछ रहा था कांग्रेस का खेल, कांग्रेस स्टिक्स बढ़ेंगे इस क- बार? हाँ, 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 कांग्रेस के का लगता नहीं। एवरेज ही खराब करेंगे। एवरेज भी खराब कर सकते हैं। कांग्रेस ने जितनी तैयारी है की ऊर्जा उस इस बार हिसाब से। ऊर्जा इस बार पिछली बार से ज़्यादा झुकी हुई है। ये देखिए हाँ, पिछली बार नहीं हुआ था इतना। ये सारा मामला था टिकट बंटने से पहले तक था। हुँ, टिकट बंटने में इन लोगों ने सारा खेल खराब किया, और टिकट उसी तरह से बुरे टिकट भी बटे। मैं एक कस्बा सीट से पूर्णिया से लौट के आया हूँ, और उसकी कहानी बताता हूँ। वो बिहार की इकलौती ऐसी सीट है जहाँ दो निर्दलीय फाइट में हैं। दोनों पार्टी वाले गायब हैं। ओह! हाँ, तो वहाँ जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जो विधायक थे, उनका टिकट काटा गया, और जो नंबर 2 में बीजेपी का चुनाव लड़ता था, उनका टिकट काटा गया। अब दोनों जगह कहा जा सकता है कि लोगों ने अपने फेवरेट ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया जो नहीं जीतेंगे या जीत सकते हैं। तो ये स्थिति है। बिहार में अरे कई टिकट बदले निर्दलीय, भी हैं, मुझे याद आया, टिकट बदले भी तो हैं। एक टिकट दिया बहुत था, सारे वो बदले बदल हैं। दिया, फिर कन्फ्यूज़न हो गया अनुपम का। हाँ, अनुपम यादव। अनुपम का सभा जफर का, या पूर्णिया में अमोर में जेडीयू ने पहले सभा जफर को टिकट दिया, फिर साबिर अली को टिकट दिया, फिर सभा जफर को टिकट दिया। तो ऐसे बहुत सारे घपले हुए, लेकिन निर्दलीय बहुत सारी जगहों पर खेल खराब कर रहे हैं। और कांग्रेस ने टिकट बांटने में बहुत भयंकर किस्म की गलती की। तो जो मेहनत राहुल गांधी ने पिछले 8-10 महीने में ठीक है, की, और उनकी टीम ने की, कि शाह लबरू ने की, उसका असर दिखता नहीं। ठीक है। जी, पुष्पेंद्र जी। जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि इस बार जो चुनाव है, तो एक जैसे मैंने कहा कि लोगों के जो अपने हालात हैं, हुँ, उस वो हालात सभी इंडिकेटर्स में दिख रहे हैं। जो डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, सभी में दिख रहे हैं। खास हुँ, करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अराउंड ही ज्यादातर वो सब इंडेक्स बने हुए हैं। तो उसका बड़ा असर तो है इस चुनाव में। वो एक अंडरलाइन फैक्टर है, अंडर करंट आप कह सकते हैं कि वो है। ठीक है। अब सवाल आता है कि इसमें आप देखिए तो मुकेश सहनी का जहां तक मामला है, उसने अ, ये जो पूरी जो मल्लाह की कई उसमें जातियां हैं, कई तरह की सब कास्ट हैं उसमें, तो करीब करीब वो सब कास्ट को मिला लिया जाएगा तो करीब करीब वो 9% तक चले जाते हैं। 9 तो नहीं, लेकिन वो अपनी जो खुद की जाति है उससे हुँ, और ताती और कई तरह के जोड़ करके वो 4-5% तक का वो असर पैदा करने की लगता है कि इस बार स्थिति में आ रहे हैं। और वो एक मेजर एडिशन हो सकता है इंडिया अलायंस के लिए। तो इस बार क्या है कि ये जो इधर कांग्रेस में आने के पहले मैं कहूँगा कि देखिए आरजेडी का हो या वाम का हो, ये सभी एक सैचुरेशन पर हैं। वो उन्होंने पिछले 2020 के चुनाव में अपना बेस्ट प्रदर्शन किया था। नया जी, वोटर क्या उन्होंने ऐड किया है? किसने नया वोटर ऐड किया है और नया वोटर आता कहाँ से? अगर इंडिया का नया वोटर चाहिए था महागठबंधन को, तो या तो उसको नए अलायंस में पार्टनर आते, चिराग ही आ जाते, कोई और आ जाता, उपेंद्र कुशवाहा आ जाते, या फिर आउटरीच होता है नए वोटर्स तक। तो हुँ, इस बार एक नया इसमें आउटरीच तो सहनी का दिख रहा है, लेकिन दूसरा अब कांग्रेस इसमें एक बहुत ही एक पहेली नुमा उसमें एक प्लेयर अभी इस बार बना हुआ है। कांग्रेस ने मुझे लगता है कि उनके जो यहाँ पर प्रभारी हैं, उन्होंने ये कोशिश की कि कांग्रेस को इंडिपेंडेंटली धीरे-धीरे खड़ा किया जाए, बिना दूसरों को ऐलान किए हुए, बिना आरजेडी जी, को ज़्यादा नाराज़ किए हुए, लेकिन इस पार्टी को खड़ा करना। और उन्होंने नेतृत्व में भी पुराने में सब कुछ परिवर्तन की एक पूरी कोशिश की। इसका असर दिख रहा था और मैं पा रहा था कि लोगों में इसकी प्रशंसा थी, जो लोग इस सब कुछ होते हुए देख रहे थे। हुँ, ठीक है, अब आता है कि जो सीट का वितरण का आया, उन्होंने इसको कोशिश की कि इसको असर्ट किया जाए, इस जो तैयारी हुई है। और वहाँ पर गठबंधन के अंदर में एक जो उलझन हुई, जिसने उसको नुकसान किया, क्योंकि एक अनिर्णय की एक समय तक स्थिति बन गई, जिससे कि इमेज भी खराब गया, बाहर में मैसेज खराब गया। सही। कांग्रेस अगर देखिए महागठबंधन को जीतना है, तो मेरा मानना है कि कांग्रेस को अच्छा जब तक प्रदर्शन ना करे, कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी, जो नए वोटर्स जोड़ सकती थी। हुँ, और सही। अगर ये नए वोटर्स ना जुटे, क्योंकि जो डिफरेंस 40% के आसपास वोट जो लाएगा, वो दावे से निश्चिंत हो सकता है कि हम सरकार बना रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि करीब-करीब आपको 8 से 10% का और बढ़ना है। तो सहनी के कारण कुछ बढ़ा, लेकिन और कहाँ बढ़ेगा? सवाल ये है ना? क्योंकि जो बड़ी पार्टी है, जो आपको वोट देती है, वो तो सैचुरेट कर कर चुकी है। 80-82% वोट देने वाले यादव और मुस्लिम तो ऑलरेडी हैं। 10-15% तो इधर-उधर जाएँगे ही जाएँगे उसमें। जाएँगी। हाँ, हाँ। हाँ, तो वो कांग्रेस है, तो कांग्रेस ने देखिए अपनी स्ट्रेटजी बनाई। कांग्रेस की को बहुत लोगों ने इसके लिए अटैक भी किया कि आपने बहुजनों को कितना सीट दिया, 50% तो आपने प्रकाश को दिया। लेकिन कांग्रेस ने कोशिश की है कि वो जो पुराना उसका अपना समीकरण था, जिसमें थोड़े दलित को ले आएँ, और अभी भी दलितों का एक हिस्सा उसको वोट देता है। हालाँकि दलितों की मेजॉरिटी वोट एनडीए को देती है। जो आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं। पॉकेट्स के हिसाब से है, लेकिन इन जनरल एक जनरल बात कही जा सकती है। कांग्रेस उसमें अपना वोट परसेंटेज दलित में बढ़ा सकता था। कांग्रेस जो है अपना वोट परसेंटेज अपर कास्ट में बढ़ा सकता है। ये 2 जगह है, और कांग्रेस ने वही रणनीति बनाई, जिस भले ही उसके ऊपर में जिस तरह के अटैक हुए। लेकिन कांग्रेस ने वोट अधिकार यात्रा के बाद जो माहौल बना था, उसको भुनाने में वो हुँ, थोड़ा हुँ। पिछड़ गए। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल भी स्ट्रक्चर उनका कमज़ोर है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कांग्रेस का अपना परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा भले ना सुधरे, लेकिन हुँ। कांग्रेस बाकी पार्टियों के जो की जीत में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो बाकी पार्टियों का हो सकता है सीट कांग्रेस के कारण बढ़ जाए, ये मुझे ऐसा लगता है। ये हो सकता है। ओवैसी का कुछ होगा? पहले पुष्प में तो बताएँ, वो अगर उधर गए हों। हैं कि नहीं? ओवैसी का इस बार ओवैसी हाँ। का एक मामला डाउन है। हुँ। जी। ओवैसी मेरा भी मानना यही है कि ओवैसी इस बार 2000 बहुत डाउन है, और इसी तरह से जैसे प्रशांत किशोर ने जितने जो टिकट दिए, उन्होंने प्रोपोर्शनेट टिकट दिया। तो वो अलार्म, अगर कोई प्रोपोर्शनेट टिकट देगा तो 2 जगह अलार्म करेगा। अपर कास्ट का जहाँ मामला आएगा, वहाँ वो बीजेपी को अलार्म करेगा, और थोड़ा ईबीसी वगैरह के मामले में वो फिर जेडीयू को अलार्म करेगा, और फिर बाकी यादव मुस्लिम इसमें वो आरजेडी को करता। बीजेपी ने जो अपर कास्ट के उनके कैंडिडेट हैं, उनको ऊपर ध्यान दिया कि वो डैमेज ना कर पाएँ, कुछ को बैठा दिया। कई एक हुँ। ने, जिस जैसे रिपोर्ट है, कि कैम्पेनिंग ही नहीं की है। तो बीजेपी ने कोशिश ये की कि वो जो नुकसान है उसको मिनिमाइज़ कर दें। क्योंकि प्रशांत किशोर शुरू में केवल जंगल राज पर अटैक कर रहे थे। उनके ऊपर में बीजेपी की बी टीम का और किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा होने का आरोप लग गया था। तो उन्होंने बाद में एक मोर्चा बीजेपी के खिलाफ खोला। जो कि बीजेपी के लिए बहुत माने सुविधाजनक बात तो नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने फिर उनके कैंडिडेट्स को मैनेज किया। अब वो जो नुकसान करेंगे, वो नुकसान जेडीयू को करेंगे, जैसा पिछली बार चिराग ने किया, इस बार ये करेंगे, और दूसरे वो आरजेडी या महागठबंधन को नुकसान करेंगे। ये मुझे संभावना दिखती है, और मुझे एआईएम की तुलना में प्रशांत हाँ। किशोर स्पॉइलर के मामले में ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा माने फॉर्मिडेबल एक स्पॉइलर इस बार दिखाई पड़ते हैं। हाँ, अभी तक तो पिछले चुनाव तक ओवैसी का ही नाम लिया जाता था और वो लड़ते भी सीमांचल नहीं, से नहीं, थे। वहाँ बीएसपी भी जो क्लोज़ हुँ, फाइट है जहाँ पर, वहाँ हुँ। पर बीएसपी भी एक स्पॉइलर है, और 1 आध 2 सीट जीतने की स्थिति में रहती है। वो या बहुत करीब पहुँच जाती है, और प्लूरल्स निकाल बीएसपी लेगी एक आध सीट? उसका कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो ऐड करेगा इधर। ठीक है। और बीएसपी स्पॉइलर तो जो होगी, तो वो आरजेडी, बेसिकली वो इन्हीं लोगों के लिए होगी, इन्हीं का महागठबंधन के लिए स्पॉइलर होगी। सही है। पुष्पमित्र जी, थोड़ा आखिरी डाउन है सवाल इस है। बार। जी, जी। सुन पा रहे हैं? इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल ये है, चुनाव कहाँ बदलेगा? सीमांचल में बदलेगा? सीमांचल में इस बार अम, अभी तक जितनी सूचना है, उसके हुँ। हिसाब से एमआईएम डाउन है, और मुस्लिम वोट इसलिए कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन वहाँ केवल मुस्लिम वोट तो है नहीं, मतलब मैं पूछ रहा था कि चुनाव तय कहाँ होगा? जैसे भारत के लिए कहा जाता है कि यूपी में तय होता है, कहाँ होगा बिहार में चुनाव तय? कहाँ दिख रहा है इस बार? इस बार बहुत चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं सीमांचल से और कोसी के इलाके में। हुँ। खास स्थितियां बदलेगी और शाहाबाद के इलाके में एनडीए बेहतर होगा। यही 2 इलाके हैं, शाहाबाद, कोसी और सीमांचल, जहां चीजें तय हो। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आप फ़ील्ड में हैं, फिर भी इतना समय दिया और मेरा ख़्याल है अभी बहुत कुछ है कवर करने के लिए। तो हमारी तरफ से आप मुक्त हैं। धन्यवाद। जी, पुष्पेंद्र जी। जी, नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सीमांचल से तो इस बार बेहतर रिज़ल्ट महागठबंधन के लिए आना चाहिए।
और लेकिन जो एनडीए है उसने ज्यादा जोर लगाया है दो क्षेत्र में। पुष्पमित्र सही कह रहे थे, कोसी और शाहाबाद में। शाहाबाद वाले इस पूरे क्षेत्र में और उस मगध और उसको ले लीजिए अगर, तो इसमें एनडीए का परफॉर्मेंस पीछे के कई चुनावों में बहुत खराब रहा है और वहां पर महागठबंधन को ज्यादा सीटें मिलती थी। इस बार उन्होंने कोशिश की है, उस पर कंसंट्रेट किया है। हम्म, और कोसी क्षेत्र से मैं अभी भी श्योर नहीं हूं, क्योंकि कोसी क्षेत्र की जो बदहाली है, सारे आंकड़े उसको सब सहारन अफ्रीका के जो देश हैं उनके जी आसपास या उससे भी नीचे, कई मामले में नीचे रखते हैं। सारी बदहाली है और अब 20 साल का समय है, तो जो पूरा मामला है एक असंतोष का, तो मुझे अ, ये डाउट है कि कोसी में बीजेपी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन कास्ट समीकरण थोड़ा उसके पक्ष में जाते हैं, ये बात भी सच है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, जी, और बहुत 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 आपको भी शुक्रिया धन्यवाद। इतनी अच्छे थे दूर से सवाल आपके। बैठकर आप जुड़ पाए। और मुझे ये था कि जब हम बिहार पर बात करें तो कोई हमारे आमने सामने बैठा हो, लेकिन मैं जानता हूँ जब चुनाव चल रहे होते हैं तो एक मुश्किल काम है। और जी, इतने धैर्य से हमें जो लोग देख और सुन रहे हैं उनका भी शुक्रिया, क्योंकि अमूमन जब हम ऐसे वीडियो कॉल पर बात करते हैं, जूम पर बात करते हैं, तो उतनी अच्छी, उतनी साफ क्वालिटी होती नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसके अलावा पुष्यमित्र जी भी, अब तो खैर इतनी देर वो हमसे जुड़े रहे और आज का दिन उनके लिए बहुत व्यस्त है, उनका भी शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। देखते बहुत हैं बहुत धन्यवाद। जी, किस करवट ऊँट बैठता है। तो पढ़ाकू नितिन में बिहार चुनाव पर हमने इस बार बात की और कोशिश यही थी कि जितना देरी से कर सके उतनी देरी से बात करें ताकि तस्वीर कुछ हद तक साफ हो सके। हम तो ग्राउंड पर हैं नहीं, लेकिन जो ग्राउंड पर मौजूद हैं और जो समाजशास्त्री हैं या पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनसे बात करें, थोड़ा समझें। मुझे मालूम है कि प्रेडिक्शन किया नहीं जा सकता, आपको भी पता है, ये भी ठीक बात है कि सही सही नब्ज टटोल कर कोई बता दे, ये भी कठिन काम है राजनीति में। लेकिन फिर भी बिहार एक जटिल स्टेट है और जिस तरह की घटनाएं इस चुनाव में वहाँ घट रही हैं, इससे ये समझ में आता है कि जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ रहा था कि यहाँ बेहतर स्थिति बनती जाएगी, क्राइम कम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होता जाएगा, वैसा नहीं है। तस्वीर उतनी भी गुलाबी नहीं है। तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं लोकतंत्र की राह में, वैसा हम देख रहे हैं। कुछ छूट गया हो और कुछ कहना सुनना बाकी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं, सारे कमेंट पढ़ते हैं हम। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आग्रह है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने के लिए।